जी, एक सवाल मैं हमारे जो जेंट हज़रात हैं इस ग्रुप के और एक सवाल हमारी ख़वातीन से होगा और आप लोगों ने 1 या 2 मिनट लेने हैं, आराम से सोचना है एंड देन आपसे पूछूँगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि फॉर हमारे जो मेल पार्टिसिपेंट्स हैं, जब आप गाड़ी लाइक आपका बेटा है, आपने उसको गाड़ी सिखानी, तो आप उसको डेफ़िनेटली पहले दिन लेके जाएँगे, ठीक है? गाड़ी में बिठाएँगे, उसे कहेंगे बेटा ये क्लच है, ऑटोमेटिक गाड़ियाँ आजकल तो चलें हम वो निकाल देते हैं, ब्रेक है, ये एक्सीलेटर है, यहाँ से गियर चेंज होता है, गियर नहीं चेंज होता तो ये ड्राइव में डालना है आपने, ठीक है? यहाँ से इसकी बत्तियाँ जलती हैं, उसको फिर आप पहले सबसे पहले तो अपने घर के, अपने मोहल्ले में घुमाएँगे, ठीक है? फिर रफ्ता-रफ्ता उसको आप ले जाएँगे, मेन रोड पे कभी ले जाएँगे, ठीक है? फिर आप कहेंगे चलिए आज आपके साथ मार्केट तक जाते हैं, ये करते हैं। तो कब आपको लगेगा कि आप इसको अब गाड़ी दे सकते हैं और ये ड्राइव भी कर सकता है इंडिपेंडेंटली? ये मेरी बात याद रखिएगा, मैंने इंडिपेंडेंटली क्यों बात की है क्योंकि हमने टॉपिक को लेके आना है, कोई यहाँ पर कोई गपशप की तो डिस्कशन हो नहीं रही। और कब जो है वो उसको आप हवाले कर देंगे, यस यू कैन डू इट, ठीक है? एक ये सवाल है मेरा। दूसरा ये बस ये मर्दों के लिए बस पे सोच लें, आई एम श्योर इसका आसान जवाब है और यही जो जवाब है यही हमारा आज का टॉपिक है। मैं आपको बस बार-बार बता रही हूँ, ये जवाब समझ लें, इसको बार-बार अपने ईपीएस में लगाएँ, आपको ये जो 1 घंटे की जो हमारी प्रेज़ेंटेशन है ये 1 मिनट में कवर हो जाएगी। दूसरा सवाल मेरा ख़वातीन से है, वो इसलिए कि ख़वातीन ड्राइविंग तो ख़ैर बहुत अच्छी करती हैं, लेकिन ख़वातीन की एक दुखती रग होती है दर्जी, कपड़े सिलवाना, है ना? तो जब आप अपना कोई महँगा या फैंसी सूट लेके आते हैं, तो आप दर्जी से कहते हैं कि माँ साहब सीना है, आपने खुद करना है, अपने स्टूडेंट को ना दे दीजिएगा। और आप मेक श्योर करते हैं कि जो कपड़े सीने वाला दर्जी है, वो आपका एक पुराना हो, उसका हाथ साफ हो, वो उस्ताद तो है, वो शागिर्द को ना कहीं दे दे। तो ऐसी बात तो नहीं है ना, शागिर्द को भी तो कटाई भी आती है माशाल्लाह, वो सिलाई भी कर सकता है, सारा काम ही कर सकता है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि नहीं माँ साहब ये आपने खुद करना है। हालाँकि वो बाकी तो कपड़े दर्जी सी रहे होते हैं, लेकिन जो आपका महँगा कोई सूट जो बरीज़े वगैरह का होगा, आप कहेंगे नहीं आप ज़रा ध्यान रखिएगा ये वो। आप उसको इंडिपेंडेंटली किसी मास्टर को तो देंगे, उसके स्टूडेंट को नहीं देंगे। उसकी मतलब क्या है, ये 2 प्रोफ़ेशंस हैं, ठीक है? एक आपका दर्जी हो गया ख़वातीन के लिए और मर्दों के लिए एक प्रोफ़ेशन है कि जी ड्राइविंग को आपने कब इंडिपेंडेंट करना है अपने बच्चों के लिए। तो अगर हम 1 आध मिनट ले लें, आप सोच लें तो वहीं से सारा इंटरेस्टेबल हम कवर कर लेंगे। ये छोटी-सी एग्ज़ाम्पल है, मुश्किल बातें मुझे भी नहीं करनी आती, मुश्किल बातें समझ भी नहीं आती। इसको आप ज़रा अगर रिलेट करके मुझे बता दें वन बाय वन कि व्हाई एंड हाउ आप क्यों चाहते हैं सब सब कुछ? तो अगर इफ आई स्टार्ट विद द मेल ऑफ दिस ग्रुप प्लीज़, आपको कुछ कहना हो तो अनम्यूट करके प्लीज़ स्टार्ट शेयरिंग। जब कोई एक्टिविटी हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं तो कॉपी कैट होता है। इनिशियली ड्राइविंग जब स्टार्ट की जाती है तो जो स्टूडेंट होता है या आपका जो किड है वो आपको कॉपी करता है। जब तक वो कॉपी कैट जो लेवल है, जब तक सबकॉन्शियस लेवल पे ना आ जाए और वो उसकी जो एक्टिविटी है या उसकी जो जो स्किल सीख रहा है वो एनहांस ना हो जाए, तब तक वो आप उसको ड्राइविंग नहीं देते। तो जो सबकॉन्शियस लेवल है वो फिर जब आज चीज़ आ जाती है तो आप उसके एक्सपर्ट हो जाते ठीक है, हमारी सारी जो हमारा आज की गुफ्तगू है ना, वो है ही ये कि एक्सपर्ट कब तक होना है। देखिए, आप जब पहले दिन बताते हैं, उसको समझ तो सारी चीज़ें आ जाती हैं ड्राइविंग करते वक़्त, ठीक है? बल्कि आपसे बड़ा पता होता है। यूट्यूब से आप ड्राइविंग सीख सकते हैं। सीख सकते हैं, लेकिन मैम उसको फिजिकल या प्रैक्टिकल उसका ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा बेहतर सीख सकते हैं। अपैरेंटली विजुअल लर्निंग जो है वो कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल या प्रैक्टिकल लर्निंग जो है वो हमें करके ड्राइव करके उसको बिल्कुल आएगी, ठीक है, या हम जब वो यूट्यूब ट्रेनिंग की करेगी। लर्निंग को हम वो नहीं कह सकते कि ये होती नहीं है, वो बिल्कुल होती है क्योंकि वो आपको बैकग्राउंड नॉलेज आपका बता देगी यस आपको, मैम। आपको बड़ी चीज़ें बता देगी। वर्चुअल एनवायरनमेंट में आपको यूट्यूब ड्राइविंग भी सिखा देगी। लेकिन ये ना वही बात है, पहले अपने बच्चे को आप कहेंगे ज़रा घर के आस-पास ही चला लो, फिर मेन रोड पे, हाईवे पे देते हुए तो आपको बहुत डर लगेगा क्योंकि जब तक वो आपको फुली वो जो आपने बात की ना एक्सपर्ट की, ये बड़ी खूबसूरत बात की। मेडिकल एजुकेशन में सारा जो सफ़र है ना, फ्रॉम नोविस टू एक्सपर्ट, नोविस जो स्टार्ट में क्या है और एक्सपर्ट कब है। लेकिन देखिए इसमें एक चीज़ जो ड्राइविंग में आपको समझाना चाहती हूँ ये है कि इसमें एक स्टेज आती है कि आप नोविस हैं, उसके बाद आपका एक स्टेज आती है कॉम्पिटेंट हो जाते हैं। वो जो कॉम्पिटेंसी है ना, हम पढ़ेंगे अभी कॉम्पिटेंसी भी।
कॉम्पिटेंसी तो उस बच्चे को जो ड्राइविंग कर रहा है वो उसी वक्त आ जाएगी ना जब वो आप उसको सिखा देंगे और वो आपको अपने जो इलाके में वो घुमा के दिखा देगा, बैक गियर भी लगा लेगा, ठीक है, ब्रेक भी लगा देगा, जब बारिश होगी उसको पता होगा वाइपर कैसे चलाने हैं, मतलब ये चीजें तो उसको आ जाएंगी ना, कॉम्पिटेंट तो माशाल्लाह वो हो जाएगा, एक्सपर्ट नहीं होगा ना बस। इज दैट ट्रू? ठीक है, चलें इसको आगे हम जब हम इस एग्जांपल को मैं बार बार अब ये जो पूरे इसमें ईपीए में कर लेंगे। अभी खवातीन से जो सवाल था वो जरा अगर हमें बता दें कि आप क्यों ऐसा करती हैं कि नहीं भाई हमारे जो कपड़े सिलने हैं वो मास्टर आप खुद ही, आपको भी तो कोई वहम होता ही है ना फिर, यू आर कॉन्शियस। जी मैम, अगेन वही कॉन्सेप्ट आ जाता है, द जर्नी फ्रॉम नोविस टू एक्सपर्ट, जिसको हम सिंप्लीफाई करके ये कह सकते हैं कि देयर इज अ सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इन एनी टास्क, चाहे वो ड्राइविंग हो चाहे वो सोइंग हो। जब आपको किसी इंडिविजुअल पे वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है तो तब आप उसको इंडिपेंडेंटली इंटरेस्ट कर सकते हैं अपने काम के लिए। यू नो व्हेन यू हायर अ ड्राइवर इवन, तो आप उसको पहले टेस्ट करते हैं एंड इफ यू फाइंड हिम टू अ सर्टेन लेवल कि हाँ जी मैं इसके साथ पीछे तसल्ली से आंखें बंद करके बैठ सकती हूँ, ओनली देन यू विल हायर दैट ड्राइवर फॉर द जॉब. So a certain level of trust or confidence has to be, the learner has to manifest a certain confidence to gain our trust. बजा फरमाया आपने, बिल्कुल ठीक है। तो जो इंट्रस्टेबल प्रोफेशनल एक्टिविटीज है ना, ये सारा जो इसकी आइडियोलॉजी है ना, ये बेसिकली यही चीज दे के बनी गई है कि जब आप ड्राइव करते हैं या किसी ड्राइवर के साथ बैठते हैं या आप अपने स्टूडेंट को, जो आपका ड्राइवर स्टूडेंट है, उसको कब आप आजादी से देते हैं गाड़ी के, जाओ नाउ यू कैन ड्राइव योरसेल्फ, और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो ड्राइव कर भी सकता है और फिर वो आगे लोगों को सिखा भी सकता है, ये भी एक उसको फेज आएगा कि वो खुद भी कर लेगा और वो फिर ही कैन सुपरवाइज ऑल्सो। इसी तरह जो एक टेलर भी होता है, वो पहले सीखता है, वो कॉम्पिटेंट होता है, फिर एक्सपर्ट होता है और उसके बाद वो लोगों को सिखाना शुरू कर देता है। तो ये सारा सफर है, यही है कि जब हम इसको अगर हम मेडिकल एजुकेशन में करें तो मेरा बड़ा एक सवाल होता है मेडिकल एजुकेशन की जितनी भी वर्कशॉप्स में करती हूँ या करवाती हूँ, मेरा सवाल बड़ा सिंपल होता है। ये सारी जो बातें हैं, ये नए नए के करीब व्हाट इज करिकुलम, व्हाट इज ईपीए, असेसमेंट कैसे लेनी है, कॉम्पिटेंसी क्या होती है, बोर्डों में घुमा रहे हैं, अभी हमने यूएचएस ने रिसेंटली मॉड्यूलर सिस्टम लॉन्च किया है, ये सारी चीजों का मकसद क्या है? कभी हमने सोचा कि इसका मकसद अल्टीमेटली हम ये क्यों करना चाहते हैं ना, जो ये तब्दीली लाना चाह रहे हैं? पहले जमाने के डॉक्टर्स भी बड़े अच्छे थे ना। तो ये सारा जो इतने मुश्किल टर्मिनोलॉजीज, इंट्रस्टेबल प्रोफेशनल एक्टिविटीज एंड फॉर द हेल्थ प्रोफेशंस, ठीक है, इसमें हम ओवरव्यू करें, हमारे लर्निंग आउटकम्स भी यही है कि हम आपको, मेरा तो लर्निंग आउटकम सिंपल है, मैंने लिखा नहीं है, वो एक ही है कि आपको एक आइडिया हो जाए कि हम मेडिकल एजुकेशन में जो ये नया, बिल्कुल नई टर्मिनोलॉजी है, ये इतनी पुरानी नहीं है कि हम कहें कि जी 1970s की है या फ्लेक्नर रिपोर्ट है कि 1900 की, लेटेस्ट टर्मिनोलॉजीज में है, जिसमें हम ओवरव्यू हम 3 चीजों को करेंगे, बट वी विल फोकस अल्टीमेटली ऑन ईपीएस, जो कि हमारा आज का टॉपिक भी है, ठीक है। So we would be overviewing 3 things today because ये interlinked हैं, और इसमें जो हमारा basic रहेगा focus वो number 2 point पे रहेगा, that is EPA. So before EPA we will be discussing what is competency based medical education and frameworks क्या है इसके, and what is entrustment decision making as assessment. क्योंकि हमने जब किसी EPA को लिखना, हमने EPA पढ़ने भी है और हमें EPA फिर बनाने भी आने चाहिए, ठीक है। तो फिर हम कॉम्पिटेंसीज से स्टार्ट करेंगे और अल्टीमेटली हम उसको एज असेसमेंट कैसे हम उसको यूज करेंगे, ये चीजें हम थोड़ी सी आज टेस्ट करेंगे, बट बिफोर दैट हम इंटरेस्टेबल प्रोफेशनल एक्टिविटीज को थोड़ा डिटेल में लेके जाएंगे। सो ये जो थिंकिंग प्रोसेस था हमने पहले ही कर लिया कि हमने गाड़ी जो है वो कब कैसे चलानी है, बस ये समझें कि गाड़ी ही वही है जो आपकी ईपीएस है, कि आप जब ट्रस्ट करेंगे किसी के ऊपर तो ही आप उसको जो है वो इंडिपेंडेंटली कहेंगे कि वो अपना कर सकता है ड्राइव, ठीक है। तो ईपीएस के जाने से पहले हम थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन, क्योंकि कॉम्पिटेंसीज आर अल्टीमेटली लिंक्ड टू ईपीएस। तो ये बड़ा, ये अगेन मैंने जैसे कहा था, ये कोई पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है, 1978 में आया पहली दफा, और उसके बाद उसको 2000 में फिर हमने देखा कि
कनाडा में इसकी रिवीजन हुई और इसमें हमने देखा है कि एक जो मेडिकल एक्सपर्ट है वो, अगर आप में से कोई, जो ये डायग्राम मैं शेयर कर रही हूँ, अगर आप में से कोई जरा मुझे इसको बता दे तो जरा हम जाग भी जाएंगे, और अगर मुझे भी पता चल जाएगा कि क्या है। ये बड़ा सिंपल सा, ये मेरा ख्याल में ये सारे मेडिकल एजुकेशन में 2-2 मिनट बाद इसी किस्म की डायग्राम्स ही आती हैं। हु इज अ मेडिकल एक्सपर्ट? Madam, medical expert has all these 6 qualities. He's a professional, he's a scholar, he's a leader, good communicator, collaborator, and a health advocate. ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट है, ये उसकी बेसिकली हम अपनी उसकी कॉम्पिटेंसीज डिस्क्राइब कर रहे हैं। ट्रू, ठीक है ना जी मैडम। तो व्हाट वी वांट है मेडिकल एक्सपर्ट को कि वो सब कुछ हो, वो कम्युनिकेटर भी हो, प्रोफेशनल भी हो, कोलैबोरेटर भी हो, लीडर भी हो, सब कुछ हो। ठीक है, अच्छा इसमें, अच्छा मैं अब आपको ये बात बता दूं कि खुदा ना खास्ता जो है बीच में अगर इंटरनेट ब्रेक हो गया तो मुझे 2 से 3 मिनट दे दीजिएगा, मैं उसको दूसरे इंटरनेट पे कनेक्ट कर लूंगी। मुझे भी मैसेज आया कि इंटरनेट है अनस्टेबल। ठीक है, सो कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन बड़ी अच्छी चीज है, हम उसको फुली इग्नोर नहीं कर सकते, बट हमने जब ईपीएस ले आए हैं तो इसका मतलब है हम थोड़े आगे एडवांस हो रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि हम चाहते हैं कि कॉम्पिटेंट तो है। जैसे वही बात है ना कि ड्राइविंग को मैं बार बार क्यों लेके आ रही हूँ, बार बार एक आसान एग्जांपल से अपने आप को लर्निंग अपनी इजी बना सकते हैं कि जब आपने गाड़ी सिखा दी, उसने चला ली, आपने उसका टेस्ट ले लिया कि ये रिवर्स भी कर सकता है, ये सब कुछ कर सकता है, वो कॉम्पिटेंट तो हो गया ना, इसका मतलब है वो कॉम्पिटेंट हो गया है। बट कॉम्पिटेंसी क्या हमें अल्टीमेटली चाहिए? नहीं, हमें कॉम्पिटेंसी से कुछ ज्यादा चाहिए कि जब हम उस पर ट्रस्ट कर सके, ये इंडिपेंडेंट कर सकता है। जिस तरह वो एग्जांपल जो मैंने स्टार्ट में आपको बताई है, वो आपके हर दफा ईपीए जब आप बनाएंगे, जब आप सीखेंगे, वो एग्जांपल जब आपके जहन में आएगी, यू विल बी यू विल फील वेरी इजी कि मैंने कब उस पर ट्रस्ट कर लेना है। सो सेंस ऑफ सीबीएमई वी ऑल नो, हमने भी डिस्कस भी किया है। उसमें क्या है कि इसका गोल क्या है अल्टीमेटली, कि ट्रेनिंग और असेसमेंट इम्प्रूव्ड हम कर सकते हैं ना। हमारा कॉम्पिटेंसी जब हमारी डिफाइंड हो तो वी कैन एनहांस एंड वी कैन स्केड्यूल आवर ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अकॉर्डिंग टू दैट। और इसमें फिजिशियन की ब्रॉडर और बेटर डिस्क्रिप्शन हम बता सकते हैं कि व्हाट आर द कॉम्पिटेंसीज दैट अ फिजिशियन नीड्स टू हैव। इसमें भी अगेन कॉम्पिटेंसी में ये है कि इनिशियली हम प्रोसेस को देखा करते थे, जब से कॉम्पिटेंसीज आई हैं हम कहते हैं कि नहीं, आउटकम क्या है, क्या इसको ये आता था। जब उसको हम मिलर्स पायरामिड हम डिस्कस करेंगे, मिलर पायरामिड में जो लेवल 3 पे हमने देखा है वो यही है कि कॉम्पिटेंट है, कॉम्पिटेंसी एंड परफॉर्मेंस और एज्यूम से हम ऑलरेडी कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन को सुन के हमने बहुत सारे मजीद कॉन्सेप्ट सीख लिए कि इट इज नॉट जस्ट एज्यूमिंग दैट अ पर्सन इज कॉम्पिटेंट, वी हैव टू असेस द कॉम्पिटेंस एज वेल, जो कि हम बैठ के एग्जाम में करते हैं। हमारे बहुत सारे एग्जाम्स कॉम्पिटेंट लेवल पे ही पास हम कर देते हैं। फिर इसका वही बात कि बेटरमेंट क्या है कि आपके फिजिशियंस की लाइसेंसिंग है, उनकी हमने रजिस्ट्रेशन करनी है, हम तभी करेंगे ना जब एक मिनिमम कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स वो जो है वो मीट करता हो। तो ऑलरेडी सीबीएमई इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, हमारे लिए बड़ी आसानी है उसको अपने सिस्टम में इनकलकेट करना और उस हिसाब से अपनी ट्रेनिंग्स, अपनी असेसमेंट्स और हमारे टारगेट सेट है कि हमारे डॉक्टर जो है वो इतना कॉम्पिटेंट होगा। ये एलिमेंट्स जो हैं जो कि हमने ये पिछली स्लाइड पे मैंने दिखाए थे। स्कॉलर भी बनाएंगे, स्कॉलर मीन्स क्रिटिकल थिंकिंग उसको आने चाहिए। प्रोफेशनल मीन्स के वो उसकी बातचीत से लेकर उसके एटीट्यूड से लेकर उसकी हर चीज में एक प्रोफेशनल एटीट्यूड हो। कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल मैं टच नहीं करूंगी क्योंकि हम सब ने मेरे ख्याल में हजारों दफा कम्युनिकेशन पे वर्कशॉप कर ली है। तो कम्युनिकेशन असल चीज तो है ही कम्युनिकेशन, मेरे नजदीक अभी भी कम्युनिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है डॉक्टर के लिए, कोलैबोरेटर, लीडर। तो ये सारी चीजें हैं सेंस ऑफ सीबीएमई। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर? इतनी तमहीद बांधी है तो सीबीएमई इतना अच्छा था, तो फिर मसला क्या है? मसला पता है क्या है? मसला चले मसला मैं नहीं बताती, मसला पहले आप लोग बताते हैं। ये कॉम्पिटेंसी बेस में क्या प्रॉब्लम थी? हमें की जरूरत पेश आई कि हम इंटरेस्टेबल को बीच में लें। कॉम्पिटेंसी मैडम कांस्टेंट इवैल्यूएशन की जा सकती, किसी एक टाइम पे इवैल्यूएट किया जा सकता है। ठीक है ना, कॉम्पिटेंसी में भी तो यही है ना, आप बार बार असेस तो करते हैं कॉम्पिटेंसी, ऐसी बात तो नहीं है। नहीं, आप ये उस बच्चों जी प्लीज। इसका कॉन्सेप्ट ये कॉम्पिटेंसीज तो है, लेकिन रियल टाइम सिनेरियो में, रियल टाइम सिचुएशन में उस कॉम्पिटेंसीज को कैसे यूज किया जा सकता है और जिससे जो पेशेंट है उसका ट्रस्ट भी गेन हो और जो दूसरे आपके जूनियर हैं, आप जो आपसे सीनियर है,
सीनियर का जूनियर में भी ट्रस्ट हो कि ये पेशेंट्स को इस तरह हैंडल कर सकते बिल्कुल, बहुत 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 जबरदस्त डॉक्टर दानिश, यू आर प्रूविंग दैट यू हैव ऑलरेडी डन अ लॉट इन मेडिकल एजुकेशन। बिल्कुल ठीक है आपने कहा। देखिए जैसे हम डॉक्टर बना देते हैं, हमने तो डॉक्टर बना दिया, तो सूरन तो वो कॉम्पिटेंट हो गया ना, उसको बड़ा कुछ आता है। फिर हम कहते हैं जी ये फर्स्ट ईयर ट्रेनी है, फिर हम कहते हैं सेकंड ईयर ट्रेनी है, यू नो MD-MS का कोर्सेज हो या FCPS हो या कोई और किस्म के कोर्सेज हो, या कोई टीचर की बात भी करें, चले छोड़ दें आप मरीज को, टीचर की बात भी करें तो हम कहते हैं वो बड़ा रिनाउंड है, उसका इतना तजर्बा हो गया इसके अंदर करने में। तो कॉम्पिटेंट तो जूनियर टीचर भी था पढ़ाने के लिए, कॉम्पिटेंट तो आपका हाउस ऑफिसर भी है, जाहिर है आपने पास किया तो कॉम्पिटेंसी तो उसमें थी ना, मिनिमम उसने आपको ब्लड प्रेशर लेके दिखा दिया, आपको मिनिमम पल्स लेके दिखा दी, तो कॉम्पिटेंसीज तो अचीव की होती हैं। FCPS फ्रेश है, जब हम डॉक्टर को भी दिखाने जाते हैं तो हम कहते हैं नहीं वो वाले डॉक्टर को दिखा दो, ठीक है FCPS में भी तो कॉम्पिटेंसीज होती हैं, बट वही बात है ना, एक्सपर्ट वाली फीलिंग जो है ना, वो भी CBME में आप एड्रेस नहीं करते। जो हमें मरीज के लिए चाहिए ना, वो थोड़ा CBME से ज्यादा है। जब हम पेशेंट के लिए जब हम चाह रहे हैं ना कि पेशेंट केयर में इन्वॉल्व हो, तो वो थोड़ा CBM से ज्यादा होता है। वो ऐसा नहीं है कि हम हर एक को EPS के हिसाब से ट्रेन करें, हमें CBME को क्रॉस करके ही EPS की तरफ जाना, हम डायरेक्ट ही जा सकते, बट वो EPS हम लॉन्च कैसे करेंगे अपने सिस्टम में, ये हमारा बेसिकली आज का टॉपिक है। तो CBME इज इम्पोर्टेंट, बट CBME शुड बी कंबाइंड विद EPS, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क में बिल्कुल आपने ठीक बजा फरमाया कि सब कुछ है, लेकिन यू नो ये जनरल होती हैं कॉम्पिटेंसीज आपकी कि ये काम कर सकता है। टीचर्स जो है वो असेसमेंट कैसे करनी है, कहाँ पर उसको थोड़ा सा उसमें आपके पास लूपहोल्स होते हैं जिसकी वजह से आप यू कैन पास द स्टूडेंट, बट यू कैन नॉट ट्रस्ट कि ये एक पेशेंट पे, जब वही बात है आपके पास वर्क प्लेस से भी शायद मैं नेक्स्ट लेवल पे बात कर रही हूँ कि क्या आप उसको ट्रस्ट करेंगे। तो कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क में लिटरेचर हमें सपोर्ट भी करता है, लेकिन कहीं कहीं लिटरेचर जो है हमें वो ये भी कहता है कि वी नीड टू डू अ बिट मोर। ये थोड़ी एक छोटी सी वो है, क्या कहते हैं, एक बड़ा अच्छी सी मुझे एनालिटिकल फ्रेमवर्क मिली थी। तो ये आप काइंडली जरा एक मिनट देखें, देन वी विल डिस्कस इट। मुझे 1 मिनट का बस वो दीजिए ब्रेक, तो वी विल डिस्कस इट। जी मैं अगर कहूँ डॉक्टर मायतुल्लाह, अगर वो ऑनलाइन है इस वक्त, या डॉक्टर फौद, जरा एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज ये हमने जो अभी जो ग्राफ सा ये एक तस्वीर से शेयर किया है, ये व्हाट इज दिस, आपको इससे क्या समझ आ रही है? इसमें मुश्किल बात नहीं है, लेकिन चले एनालिटिकल फ्रेमवर्क की बात ही हो रही। मैम ये बेसिकली बेसिक कॉम्पिटेंस को फर्दर फैन आउट किया हुआ है। इसमें फर्स्ट बेसिक कॉम्पिटेंसीज लिखी हैं, फिर इसके बाद कम्युनिकेशन को किस किस के साथ किस तरह करनी है डॉक्टर ने, मतलब ये बियॉन्ड द बेसिक कॉम्पिटेंसीज हैं। और कोई ऐड करना चाहे इसके अंदर? कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, जस्ट ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था। डॉक्टर्स के स्किल्स थे, और उसमें हाँ एक को हाईलाइट किया हुआ था अपने कम्युनिकेशन स्किल को, और उसके अंदर भी कम्युनिकेशन स्किल विद द पेशेंट्स। जिस तरह बिल्कुल। बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे मसले आते हैं ब्रेकिंग बैड न्यूज के अंदर, या उनको प्रॉपरली हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से वो लड़ते हैं या अपना ग्रीवियंस शो करते हैं। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर उसको हमने हाईलाइट किया हुआ, कम्युनिकेशन स्किल विद द पेशेंट, टीचिंग कम्युनिकेशन स्किल टू स्टूडेंट्स और टू ट्रेनीज। इस वाली स्लाइड के अंदर ये बेसिक स्किल्स हैं डॉक्टर के। ही शुड बी एक्सपर्ट, ही शुड बी कम्युनिकेटर, लीडर। बिल्कुल ठीक है। देखिए तो हम अगर हम गौर करें ना, तो एनालिटिकल फ्रेमवर्क हमें यही बताता है कि हम हर इस जो एलिमेंट है ना, इसको हम फर्दर फैन आउट कर सकते हैं ना, फैन आउट। यस मैम, इसमें भी ये फैन आउट करेंगे ना, देखिए मेडिकल एक्सपर्ट को जब हम फैन आउट करेंगे, मेडिकल एक्सपर्ट में हम क्या कहेंगे, इतने इयर्स ऑफ इसकी एक्सपर्टीज हैं, इसकी इतने पोर्टफोलियोज हैं, ये इसने काम किया हुआ है। इसी तरह कोलैबोरेटर है, कम्युनिकेटर है, लीडरशिप है, हेल्थ एडवोकेसी, ये तमाम चीजों को फर्दर आप करें तो इसी किस्म का एक फ्रेमवर्क बन जाए। यहाँ इन्होंने कम्युनिकेशन को लेके गए हैं, और कम्युनिकेशन में भी जब अगर हम पेशेंट को करें ना, तो पेशेंट की कंसल्टेशन कैसे है, उसको बताना कैसे है कहीं है, उसकी मेडिकेशन की उसकी जी, और बच्चों से कैसे कम्युनिकेट करना है। आपने देखा होगा कि जो पीड्स के डॉक्टर्स है, समटाइम वो बच्चों को टॉय दे के बातचीत स्टार्ट करते हैं, समटाइम्स जमीन पे बच्चों के साथ बैठ जाते हैं। तो ये एनालिटिकल फ्रेमवर्क हमें ये बताता है कि हर चीज की फर्दर फैनिंग आउट किस तरह हमने करके
अपनी अल्टीमेट केयर को इम्प्रूव करना है। अगर हम ये ग्राफ है अगेन वो प्रोफेसर ओलेटन का ही था, सारा हमारी जो पावर पॉइंट है उन्हीं से इंस्पायर्ड है। इसमें मैंने अपनी स्लाइड्स पे सच नहीं डाली हुई क्योंकि वी कैन रेफर ऑलवेज, हम उसको यूज कर सकते हैं अपने लोकल कंटेक्स्ट में। ये 739 कॉम्पिटेंसीज हैं, बस हम ब्रीफली देख लेंगे कि हम हर कॉम्पिटेंसी में की कॉन्सेप्ट्स हैं, फिर की कॉम्पिटेंसीज हैं, उसके बाद वो कॉम्पिटेंसी लेबलिंग के क्या फंक्शंस हैं। जिस तरह पहले कहा था ना आपने कम्युनिकेशन में की कॉन्सेप्ट्स 27 है, एंड देन फर्दर फैन आउट करें फिर उसमें की कॉम्पिटेंसीज आ जाती हैं। इसी तरह हमने कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट करके अल्टीमेटली ये डिफाइंड है कॉम्पिटेंसीज। इन कॉम्पिटेंसीज को डिफाइन करने के बावजूद भी हमें इंट्रस्टेबल का जो कॉन्सेप्ट आया है, क्यों आया है कि कॉम्पिटेंट होना डजंट मीन यू कैन ट्रस्ट एंड यू कैन गिव देम एज इंडिपेंडेंट लिबर्टी, का इंडिपेंडेंटली पेशेंट को ट्रीट करें। उसके भी इंट्रस्टेबल प्रोफेशनल एक्टिविटीज को जब हम इनकलकेट करते हैं अपने ट्रेनिंग में, तो उसमें हमारा ग्रेजुएट के ऊपर थोड़ा सा और जो है बेहतरी के भी इम्कानात हो सकते हैं, प्लस हमारा जो सुपरवाइजर है उस पर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है। सो इंट्रस्टेबल प्रोफेशनल एक्टिविटीज को हम पहले तो उसका नाम ही देख लें आप। नाम में मुझे तो एक ही चीज इसमें नजर आती है, ट्रस्ट। सबसे खूबसूरत वर्ड जो है वो इंट्रस्टेबल प्रोफेशनल एक्टिविटीज में, दैट यू ट्रस्ट। आप कब ट्रस्ट करते हैं अपने डॉक्टर पे, और इट इज इंट्रस्टेबल, अ डॉक्टर शुड बी इंट्रस्टेबल। आप उस पे एतबार करके अपना काम उससे करा सकते हैं, एज अ पेशेंट आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं। एंड यू नो व्हेन यू आर अ डॉक्टर यू आर अ प्रोफेशनल। और एक्टिविटीज क्या हैं ये हम बाद में देखेंगे कि एक्टिविटी एक एनेस्थीसिया की वाले की डिफरेंट है, एक नर्स की डिफरेंट है, एक फार्मासिस्ट की डिफरेंट है। जैसे वो ड्राइवर है तो उसकी वो ड्राइविंग की उसकी कैपेबिलिटी है। सो when a professional is entrusted to perform some work, that is what EPA is। वही ड्राइविंग वाली बाबा मिसाल आ जाएगी कि EPA यही है जब आप किसी को इस काबिल बना दें या इस काबिल हो जाए कि आप उस पे उस काम के लिए ट्रस्ट करना शुरू कर दें, तो दिस इज व्हाट EPA इज। अब EPA को उन्होंने भी फर्दर एनालिटिकल फ्रेमवर्क बड़ा अच्छा कर दिया उसको समझाने के लिए कि EPA बनते कैसे हैं। अब और ये EPA हर डिसिप्लिन का, सर्जरी का अलग होगा, एनेस्थीसिया का अलग होगा, फार्मासिस्ट का। इंटरनेट पे आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू दिस, इतनी अच्छी वीडियोस हैं। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं एक फार्मासिस्ट की, फार्मेसी ग्रेजुएट की वीडियो आपसे शेयर कर दूंगी, आप बाद में बेशक खुद देख लीजिएगा, अदरवाइज मैं डॉक्टर अक्सा को भेज दूंगी, आपको देख लेंगे। 8 मिनट की वीडियो है। अगर वो जब आप पढ़ते हैं वीडियो जब देखते हैं ना, तो यकीन जाने जो 1 घंटे की प्रेजेंटेशन है, ये 42 स्लाइड्स हैं, शायद आप उनकी जरूरत नहीं होती। यू नो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड EPA। सो बैक टू द बेसिक क्वेश्चन, बेसिकली हमारी पावर पॉइंट का जो बेसिक क्वेश्चन था आज का वो यही था कि व्हाट इज EPA और व्हाई EPA, बिकॉज हेल्थ केयर वर्कर को हमने what is the healthcare work that must be done and what qualities must healthcare worker has to be trusted to do there। तो बेसिकली इसकी अब हम सारी तमहीद बांध के इसकी एक ऑपरेशनल सी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इट्स अ यूनिट ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिस। EPA एक यूनिट है। EPA जनरलाइज नहीं होगा, सारे पूरी मेडिसिन के 5 साल के कोर्स का, या एक्सपर्ट मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं आप, या सर्जन है, या ऑर्थोपॉड है, या गायनी है, आप सबका EPA एक ही नहीं हो सकता। इट्स अ यूनिट ऑफ प्रैक्टिकल प्रोफेशनल प्रैक्टिस। द यूनिट कैन बी नंबर 1 गायनी वाले। अगर मैं गायनी वाले से पूछूं तो आपका क्या यूनिट होगा, किसी भी प्रोसीजर को बताएं, किसी भी चीज को बताएं, क्या यूनिट हो सकता है आपकी प्रोफेशनल प्रैक्टिस का। एनीवन फ्रॉम गायनी? मैडम जैसे OPD क्लिनिक्स एक यूनिट है, या लेबर वार्ड? मैडम वो तो जेनेरिक है ना, लेबर वार्ड में आपने नॉर्मल डिलीवरी भी करनी है। मैम हमें एक स्किल को भी एक एज यूनिट ले सकते हैं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी जो है वो एक यूनिट है, फिर उसमें सब कंपोनेंट्स हैं, जैसे इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक्स उसमें आ जाती है कि जहाँ पे कोई गड़बड़ हुई है, फॉर एग्जांपल फीटल डिस्ट्रेस हुआ है या आपको सेकंड स्टेज अरेस्ट लग रहा है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने उस पे लर्नर को कैसे ट्रेन करना है कि उसने इन चीजों को कैसे मैनेज करना है। तो लेबर एंड डिलीवरी ओवरऑल इज कंप्लीट यूनिट। इसी तरह पे कंप्लीट यूनिट जी, और इसी तरह आपके जो मेडिकल डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी हैं उसको आप एक यूनिट समझ सकते हैं कि उनके लिए, उनकी मैनेजमेंट के लिए आपने लर्नर्स को कैसे ट्रेन करना है कि उनके पास इमरजेंसी एक लड़की औरत आ गई है, PPH के साथ आती है, उसकी आप इट्स अ यूनिट ना, आपके हर टास्क का एक यूनिट होगा। जैसे एनेस्थीसिया है ना, उन्होंने GA देने हैं तो उसकी एक अलग EPA बनेगी।
उसने अगर लोकल देना है उसका अलग ईपीए है, उसने इंट्राड्यूरल एपिड्यूरल देना है उसका, तो इट्स अ यूनिट। तो ईपीए को कभी आपने ये नहीं करना कि ईपीए होलिस्टिक है कि आप सब पे नाफिज करते हैं। हर डिसिप्लिन के फर्दर जो उसकी चीजें हैं उनका एक एक, सो इट इज अ यूनिट। ये जो मैंने इसकी डेफिनेशन है ना, इसको मेरा ये था कि डेफिनेशन अगर आपसे पूछे तो इट्स अ यूनिट बेसिकली दैट कैन बी फुली इंटरेस्ट। जैसे आप लेबर की बात कर रही है ना, तो लेबर में आप कहते हैं एनवीडी एसवीडी। अब मुझे तो गायनी किए हुए बहुत अरसा हो गया, मैं सच्ची बात है, कोई नहीं, गायनी से मैं भागी गई थी, बहुत ही मुश्किल काम लगा था मुझे ये। तो वो जो चीज है, आप अपनी जो हाउस ऑफिसर को या अपनी पीजी ट्रेनिंग को कब ट्रस्ट कर सकते हैं, या आपने उसकी टीयूएच करनी है, जो भी करनी है, दैट इज वन यूनिट। तो इट्स अ यूनिट ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिस दैट कैन बी फुली इंटरेस्टेड टू ट्रेनी once he or she has demonstrated the necessary competence। अब वो necessary competence, वही जो बात है ना CBME, वो CBME कोई हमने निकालना नहीं है। मैं ये नहीं कह रही CBME में प्रॉब्लम है, CBME को ही EPA में हमने कन्वर्ट करना है कि वो नेसेसरी कॉम्पिटेंस को डेमोन्स्ट्रेट करेगा और उस काम को, ये तीन चीजें EPA में, इट्स अ यूनिट। आप इसकी डेफिनेशन देख लें, मैं आपको पूरा 1 मिनट दूंगी, इसमें कोई कंफ्यूजन हो हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि EPA मुश्किल नहीं है, इसमें बातें मुश्किल लगती हैं, पर EPA में बात यही है कि इट्स अ यूनिट, it's a competence and that is done unsupervised। जब आप unsupervised की बात करते हैं मींस इंडिपेंडेंटली आप उसको परफॉर्म करते हैं। कब आप अपने गायनी के यूनिट में अपने हाउस ऑफिसर को तो मुश्किल होता है, लेकिन पीजी ट्रेनिंग के लिए हम यूज करेंगे वर्ड, कब आप कहते हैं कि नहीं आप हो वहां पर तो आप संभाल लोगे इसको। हम कहते हैं ना कि नहीं अक्सा इज देयर और कुरतुलैन इज देयर, संभाल लेगी। यू नो, अनसुपरवाइज वो कॉम्पिटेंस को डेमोन्स्ट्रेट करे, दैट इज व्हाट EPA इज एंड इट इज ऑलवेज अ यूनिट। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, फिर हम आगे चलते हैं। अब टाइम भी आधा घंटा ही है जी। एनीवन, कोई मसला है? इसकी डेफिनेशन ना आराम से बैठ के पढ़ें, ताकि डेफिनेशन समझ आ गई तो बाद में। जी डॉक्टर खिजर, आपने कुछ पूछना है? Thank you. Assalamualaikum, madam. It just remind me one of the subjects of MSc Advanced Medical Administration with the name of Managerial Finance. Madam, fortunately, we have been doing everything in our routine practical life, professional life, but we are not knowing the names and appropriate term for these things. We are doing all these things in our practical life, but now they have been given up for certain appropriate names for all those activities which we must learn and try to transmit to our juniors also. This is what I have gathered. Am I right? बिल्कुल ठीक है। मैं हमेशा जब हम MHP कर रहे थे यहाँ पर UHS में, तो मेरे मुंह से भी अक्सर बात ही निकलती है, ये तुम कर रहे हैं, ये तुम कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपके ये तमाम चीजें, मैंने कहा ना, जैसे मैंने वो ड्राइविंग की एग्जांपल क्यों दी थी, कि वो चीजें हम जिंदगी में, जैसे वो ड्राइवर है ना, आप ऐसे ही नहीं उसको बच्चे को कह देते कि आज आप गाड़ी ले जाओ, आप उसको कितना ज्यादा कहते हैं कि नहीं अभी मेन रोड पे नहीं जाना आपने। ठीक है, मेन रोड पे बाप लेके जाता है अपने बेटे को, मेन रोड पे चढ़ते कहता है मुझे दे दो गाड़ी, हालांकि वो कॉम्पिटेंट तो है, फिर तो आप कॉम्पिटेंट है तो आप क्यों नहीं उसको कह रहे कि तुम मेन रोड पे जाओ, बिकॉज आप भी ट्रस्ट नहीं करते उसके ऊपर। तो ये जो ये चीजें बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि हमारी जिंदगियों में है, हम सब कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ग्रेजुएट एजुकेशन ऐसी भी है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द मेडिकल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल द ट्रेनिंग सेंटर्स, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम, बहुत सारे अभी भी हमारे पास ऐसी चीजें हैं जहां पर EPS तो क्या कॉम्पिटेंसीज भी फॉलो नहीं होती। आपके ग्रेजुएट, डू यू ट्रस्ट योर ग्रेजुएट कि आप उस पर अभी ट्रस्ट करेंगे? नहीं। समटाइम्स आपको लगता है कि नहीं, आप कुछ इदारे हैं, आप कहते नहीं बच्चे को यहाँ दाखिल करा दो, बस मसला ही कोई नहीं है। ये EPS का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये नहीं है कि ये EPS हो नहीं रही, EPS का कॉन्सेप्ट यही है कि जो कॉम्पिटेंसीज डिफाइंड है वो इंटरेस्टेबल है, हमारी ट्रेनिंग को थोड़ा और फॉर्मलाइज कर देंगी। अल्टीमेट, जैसे मैंने कहा था कि अल्टीमेट तो पेशेंट के ना, जो कर रहे हैं वो तो ठीक कर रहे हैं, व्हाट अबाउट दोज जहां पर ये नहीं होगा, जहां ये नहीं हो रहा, वहां पर हम सिस्टम तो ला सकते हैं ना, कि नहीं, हमें पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा अगर सर्जरी की ट्रेनिंग करके निकला है तो ये 4 EPS तो इसको आते होना चाहिए, या ये EPS उससे सीखने हैं। Well said, ma'am. I'm really grateful. And second thing, ma'am, I would like to share this thing also. In our healthcare system, everybody wants to seek the consultation of the professors. Nobody would like to go to the GPs and
junior practitioners and all that, because they are having only trust on the professors, their competence, we can trust upon them. This lack of trust has developed this need of this EPA, which I think so. बिल्कुल ठीक है, लैक ऑफ ट्रस्ट है ये। देखिए ह्यूमन साइकोलॉजी भी है, हमें भी दिल चाहेगा कि हम सबसे अच्छे पे जाए, लेकिन ये तो है ना, आप बाय चॉइस की बात करते हैं ना। हर जगह मेडिकल सिस्टम में आप टर्शरी केयर में से निकल के उसमें प्राइमरी केयर में जाएं, या BHQs THQs से निकल के DHQs में जाएं, तो वहां पर आपको प्रोफेसर तो नहीं मिलेगा ना। आपके लिए भी तो कुछ करना है ना। I absolutely agree with you, but I'm just talking in our major cities, the trend we try to seek the advice of a senior most person or senior consultant even for the common cold. बिल्कुल ठीक, नहीं, I agree, ये देखिए ह्यूमन नेचर है। It's a human nature, but where the systems are prevailing like NHS in UK, everybody can't consult to the consultant. They have to go to the GP first, and if the GP refers to the consultant and feels like बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बल्कि आपने यूके की बात की, रिसेंटली मेरी सिस्टर है वहाँ यूके में, तो उनको ग्रेव्स डिजीज का वो कह रहे हैं कि शायद आपको है, शी स्टार्टेड मेडिसिन, लेकिन वो अभी तक अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को नहीं मिल सकी। अगर वो प्राइवेट नहीं मिलेगी तो 200-300 पाउंड देने पड़ेंगे, which is a huge, you know, अब आप MNHS के भी है, आप सरकार भी आपको, लेकिन अभी तक उनके जो GPs हैं, वो GPs कहेंगे तो MRI होगा, GPs कहेंगे तो CT होगा, CT की तो इतना मुश्किल सिस्टम है। Ma'am, this reflects the matter of trust upon the GPs of the NHS system, trust on their GPs, that they are professionally competent and they are trustworthy to handle all sorts of problems on the basic level. This is the system which we are lacking here. Every consultant is overburdened because nobody is trusting on our junior doctors because lack of distrust. That's why those system is being developed here so far. This is my own feeling. I may be wrong in it. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये EPS यही है ना कि आपने ट्रस्ट डेवलप करना है। वो कब डेवलप होगा? जब आपकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी होगी। आपका वहां पर देखिए GPs हैं, माय खालाजाद बहन इज रिस्पॉन्डिंग नाउ, शी इज गेटिंग बेटर। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की जब तक पहुंचेगी उससे पहले ही उसके तमाम बेसिक मसले, मतलब हमारे पहले ही टर्शरी केयर में कहते हैं जी पहले लेवल पे टर्शरी केयर लेवल को देख लिया जाए, तो वो नीचे के लेवल्स हम फॉलो नहीं करते क्योंकि हम ट्रस्ट नहीं करते। हम ट्रस्ट क्यों नहीं करते कि हमें लगता है कि कोई अभी तक, मुझे नहीं पता हमारे में कौन फैमिली मेडिसिन के कितने लोग हैं यहाँ पर फैमिली मेडिसिन जो है उस पे भी ट्रस्ट डेवलप नहीं हुआ। हम GPs को अभी भी अपने पावरफुल नहीं कर सके। यकीन जाने हम अभी भी स्पेशलिस्ट के चक्कर में। Fortunately, I myself is a family medicine qualified, and certainly I do agree with you that our people don't have a trust on our GPs or family medical specialists because they think that they are बस जी ये डॉक्टर साहब हैं दिखाना तो बड़ा डॉक्टर पे जड़ा है ना वो प्रोफेसर साहब भी होता है, ठीक है। And for that purpose, every professor is giving the consultation to every Dick and Harry who is not requiring their consultation at all. बिल्कुल सही कहा। EPS डेवलप करने के साथ साथ EPS को हमें नेशनल गाइडलाइंस एस्टेब्लिश करके उनके साथ अलाइन भी करना चाहिए कि ये काम जो है हम इसमें हम GP को इन्वॉल्व कर सकते हैं या इंटरेस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम RCOG गाइडलाइंस की बात करें तो उसमें कुछ चीजों में बड़ा क्लियरली लिखा होता है कि ये काम जो है वो GP कर सकता है। तो पाकिस्तान में तो ये ट्रेंड है कि इफ समबडी कैन अफोर्ड तो वो सिंपल अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी के लिए भी प्रोफेसर के पास जाएगा, और जो नॉन अफोर्डिंग है वो लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से बाज़ औक़ात कहीं पे भी किसी पर्टिनेंट बंदे के पास रेफर ही नहीं हो पाता। जबरदस्त मैडम, मैं इसलिए तो आपको कह रही हूँ कि GPs में पॉजिटिविटीज भी है। पॉजिटिविटी ये है कि आप GP सिस्टम को स्ट्रेंथन करें ताकि आपका टर्शरी केयर को जो है वो एक तो बर्डनाइज कम हो जाएगा। दूसरा लेकिन प्रॉब्लम भी है कि जो हमारे GPs है वो चूंकि GPs एक तो ट्रेंड है, डॉक्टर खिजर है ट्रेंड GP है, लेकिन हमारे यहाँ GP उसको कहते हैं जो MBBS के बाद मार्केट में बैठ जाता है उसको हम GP कह देते हैं, ठीक है। तो वो GP नहीं होता। फैमिली मेडिसिन या जनरल प्रैक्टिशनर का भी प्रॉपर एक कोर्स होके उसको बैठना चाहिए, तभी उन पे ट्रस्ट डेवलप होगा ना। इसलिए मैं देयर इज अ चेंज, देयर इज अ शिफ्ट
कि हमारे फैमिली मेडिसिन के अंदर भी लोग आ रहे हैं और हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो इसको ले रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी के लेवल पे वर्कशॉप्स वगैरह सब कुछ हो रही हैं। तो आई रिमेम्बर कि किसी ने मुझसे पूछा कि जी एमएचपी का फायदा क्या है आपको, तो हमें हमारे टीचर ने जो हमें पढ़ाया गया था उन्होंने कहा था कि ये जो हेल्थ प्रोफेशन जो ये चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, ये वही बात कि सारा पता है, ये इसका जो फल है ना ये शायद 15-20 साल बाद हमें देखने को मिलेगा। अभी तो सेंसिटाइजेशन है, ट्रस्ट मी, लोग अभी भी पसंद नहीं करते इन चीजों को पढ़ना, क्योंकि इन चीजों में मेहनत है। बस मैं बताऊं, इसके ऊपर सुपरवाइजर पे, टीचर पे, आपके प्रोसीजर जो करने वाले हैं, कराने वालों पे बहुत जिम्मेदारी आ जाती है। मैं मेडिकल एजुकेशन को ही कहती हूँ कि जो ना पसंद करता है ना इस सिस्टम को, वो वही है जिसको पता है कि मुझे मेहनत करनी पड़ जानी है, मुझे अपने क्लास में लर्निंग आउटकम्स बताने पड़ जाने हैं, मुझे असेसमेंट के जो वैलिडिटी करवानी पड़ जानी है। ठीक है, सो बैक टू ईपीए। तो ईपीए का मकसद ये है कि हमें जब अनसुपरवाइज हम किसी को कहना कि अब आप इंडिपेंडेंटली ये काम कर सकते हैं, चाहे वो जीपी हो चाहे वो कंसल्टेंट हो, दैट व्हाट इज रिक्वायरमेंट ऑफ अ हेल्थ केयर सिस्टम इज। सो ये हमने डिटेल में कर लिए, जल्दी जल्दी से इसकी स्पेसिफिकेशन हम देख लेते हैं। दैट इज पार्ट ऑफ एसेंशियल प्रोफेशनल वर्क इन अ गिवन कंटेक्स्ट, एग्जीक्यूटेबल विद इन अ टाइम फ्रेम, एडिक्वेट, सॉरी दोबारा 2 दफा लिखा गया, मैं इसको रेज कर देती हूँ। इसमें एडिक्वेट ट्रेनिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस है। ऐसे ही कोई ईपीए आप उसको नहीं कर सकते कि लेवल क्या है, आपको ईपीएस के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग स्केड्यूल भी करनी पड़ेगी, करवानी भी पड़ेगी, एंड दैट हैज टू बी ऑब्जर्व्ड एंड दैट इज मेजरेबल ऑल्सो। वो आप हम आपको स्केल सिखाएंगे किस तरह हम उसको स्केल पे ले आते हैं ईपीएस को। इट कैन बी कन्फाइंड ओनली टू क्वालिफाइड पर्सन, नॉट ऑल कैन डू दिस। अच्छा, तो No इसकी problem, ma'am. स्पेसिफिकेशंस Allah यही safe हैं कि रहेगा। इट इज कन्फाइंड टू अ क्वालिफाइड पर्सन, नॉट ऑल। ये ईपीएस कोई ऐसा नहीं है कि हर बंदा कर लेगा और हर बंदा करा लेगा, इट नीड्स सम स्पेसिफिक ट्रेनिंग एज वेल। और इसमें देयर इज मोर देन वन कॉम्पिटेंसीज दैट हैज टू बी एक्वायर्ड। तो ब्रीफ समरी हम इसकी देख लेते हैं, फिर हम इसकी बनाने की तरफ, इसके स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे। ब्रीफ समरी ऑफ ईपीए क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑल दीज डिस्कशन टुडे, जो हमें 1 घंटे से तकरीबन लगे हुए हैं, कि हमने जो कॉम्पिटेंसीज है ना, जितनी भी हमने कॉम्पिटेंसीज गेन करते हैं ड्यूरिंग आवर प्रोफेशनल ट्रेनिंग, दैट हैज टू बी इनकलकेटेड इनटू योर डेली क्लिनिकल प्रैक्टिस। जो सीखा है, अभी डॉक्टर दानिश ने बड़ी अच्छी बात की थी कि आपने जो कॉम्पिटेंसी सीखी है वो आपने अपने एक्चुअल सिस्टम में आप पे ट्रस्ट डेवलप हो जाए ना डेली क्लिनिक प्रैक्टिस में, दैट इज व्हाट इज रिक्वायरमेंट ऑफ ईपीए। इट इंक्रीजेस द ट्रांसपेरेंसीज इन ऑब्जेक्टिव्स एंड, और आपके जो इंटरेस्टमेंट डिसीजंस हैं, जो हम आगे जाके थोड़ा सा डिस्कस इसको करेंगे कि आपने इसको असेसमेंट कैसे करना है, उसके ऊपर भी इसकी फॉर्मलाइजेशन हो जाएगी। एंड इसकी इम्प्लीकेशन कैसे हो सकती है, डॉक्टर दानिश ऑलरेडी टोल्ड अस इन डिटेल कि वर्क प्लेस के करिकुला, वर्क प्लेस असेसमेंट कैसे होनी है, आपने शायद पढ़ी हो वर्क प्लेस असेसमेंट कैसी होती हैं, अंडर ग्रेड मेडिकल एजुकेशन, ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन, कॉन्टिन्यूस मेडिकल एजुकेशन, तमाम जगह पे। व्हेन ईपीएस की हम बात करते हैं तो ईपीएस सिर्फ ये नहीं कि गायनी में होंगे, ईपीएस आपके वर्क प्लेस पे भी आप जो है ना डिफाइन करेंगे, ईपीएस आप उसकी असेसमेंट में डिफाइन करेंगे, अंडर ग्रेड का ईपीए, पोस्ट ग्रेड का ईपीए, कॉन्टिन्यूस मेडिकल एजुकेशन, हर चीज में फिर आप ईपीएस बना सकते हैं। और फिर हर स्पेशलिटी का और हर प्रोफेशन का, प्रोफेशन सिर्फ ये नहीं है कि डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशन में फिर नर्सेज भी आ जाती है, प्रोफेशन में आपका पैरामेडिक्स है, पैरामेडिक्स ने कैसे वीने पंक्चर करना है, कैसे उसने जो है वो आईवी, तो पैरामेडिक्स, अलाइड हेल्थ, एवरीथिंग कम्स। ये हेल्थ प्रोफेशन है, इट इज नॉट डॉक्टर्स प्रोफेशन। सो इसकी इम्प्लीकेशंस जो है वो हर लेवल पे फिर आएगी। इट्स डिफिकल्ट बट वंस इट इज फॉर्मलाइज, जैसे कि मैडम ने भी कहा था कि हम अपनी ग्रेजुएट एजुकेशन में, हम अपने सिस्टम में जब इनकलकेट कर देंगे तो डेफिनेटली हमारा जो इंटरेस्टेबल है, जब आपके डॉक्टर पे ट्रस्ट जो है वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अभी फिर दोबारा हम आते हैं कॉम्पिटेंसीज और उसमें क्या फर्क है ना। मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाऊंगी। तो कॉम्पिटेंसीज क्या होती है, पहले इसको वो देख लेते हैं कि कॉम्पिटेंसीज जो है ना वो एक पर्सन से रिलेटेड होती हैं कि ही हैज नॉलेज, ही हैज स्किल्स, उसका मतलब नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड, वैल्यूज, उसको नॉलेज है, कम्युनिकेशन, जो हमने सारी कॉम्पिटेंसीज सीबीएमई में देखी थी। बट ईपीए में देयर इज अ चेंज क्या है कि इसमें आपने नॉलेज तो है, लेकिन डिस्चार्ज जब वो पेशेंट करता है तो वो क्या कह के उसको डिस्चार्ज करता है, पेशेंट को काउंसल कैसे करता है, इट इज मोर प्रैक्टिकल, इट इज मोर वर्क बेस्ड। ठीक है, ट्रीटमेंट प्लान कैसे वो डिजाइन करता है, सेंट्रल लाइन, उसको वो काम भी आते हैं कि नहीं आते, वो काम उसने सीखे थे। ठीक, वो बात वो कहते हैं ना कि मैंने वो बड़ा अच्छा है कि हम सीएमटी कराते हैं तो उसमें दिखाते हैं कि एक बंदा है वो अपने
जो पालतू पेट है उसको कह रहा है मैंने उसको सीटी बजाना सिखा दी, तो जो लोग होते हैं वो कहते हैं आपने सीटी बजाना सिखा दी है, वो सीटी तो बजा नहीं रहा आपका पेट, वो जो बिल्ली है वो सीटी तो नहीं बजा रही, तो उसने कहा मैंने तो सिखा दी ना। तो इट इज नॉट, तो कॉम्पिटेंसी तो अगर आ भी जाए कि हाँ जी उसको पता है ये सीटी है, तो क्या उसको सीटी बजानी आती है उस पेट को? इसी तरह क्या इस डॉक्टर को सेंट्रल लाइन, पेशेंट रिससिटेशन, फैमिली मीटिंग उनके साथ करनी है, जीपी है, ये सारी चीजें उनको आती है कि नहीं आती? इट रियली मैटर्स। तो competencies is about person's description, about what a person should be at the end of any module or at the end of any qualification, and EPA is about a professional practice। वही बात कि what actually आप कर रहे हैं मार्केट में, वो है EPA, जो हमें जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि इस पेशेंट को हम हैंडल कर सकते हैं। सो फ्रॉम नॉलेज, कॉम्पिटेंस, स्किल एंड एटीट्यूड, it is the physician's work। It's simple as 1+1 है ना। ये आप देखें कि अगर आपका जो नीचे जो हमारे दायरे बने हुए हैं ये वाले, ये चीज थोड़ा आगे ले जाएं तो फिजिशियन वर्क लिस्ट है। you possess competencies, but if you do not possess the EPAs, तो फिर वो competencies सिर्फ आप तक महदूद हो जाती है, पेशेंट को उसका फायदा नहीं। So entrustable professional activities means you are trusted by the patients that you can do this. You are trusted by your supervisors that you can do this. You are trusted as a driver that you can independently drive the car, right? ठीक है। A task to be done, ये आपका task to be done है, ये वाला साइड, और ये पर्सन विद EPA, ये दोनों चीजें जब आपस में कंबाइन हो जाएगी ना, जिक्सा पजल में, उसको कंबाइन जब हम ऐसा कर देते हैं ना, तो दैट इज EPA। सिंपल। ये आपका कॉम्पिटेंसीज हैं, ये आपकी कॉम्पिटेंसीज हैं। कॉम्पिटेंसीज जब EPA में कन्वर्ट होंगी तो एक जिक्सा पजल मैच हो जाएंगी। कॉम्पिटेंसीज अलग नहीं है EPA से, बट कॉम्पिटेंसीज हैज टू बी कैलकुलेटेड टू बिकम एन EPA। सो व्हाट अ प्रोफेशनल एक्टिविटी इज मास्टर्ड, इसके क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं? अब आपने कहा जी ठीक है जी एक्टिविटीज को आती है, बस उसके भी कुछ लेवल्स होंगे। एक थ्रेशोल्ड लेवल होगा कि जी ये इतना कॉम्पिटेंट हो गया। अगला लेवल होगा कि आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा लेवल है जो ट्रस्ट से भी ऊपर है, वो ये है कि ये वो काम अनसुपरवाइज कर सकता है। जैसे कि हमने EPA की अगर हम डेफिनेशन बाद में वापस ले जाएं, ये अगर मैं इसको दोबारा अब आपके सामने लिखूं कि इट्स अ यूनिट ऑफ प्रैक्टिस दैट कैन बी इंट्रस्टेड to a trainee once she has demonstrated the necessary competence to execute this activity unsupervised। So इसमें 3 words हम दोबारा देख लें। It's a unit, it's a professional activity, और इसमें सबसे important जो है वो ये कि unsupervised। जब आपका level unsupervised हो जाए, इसका मतलब है कि you can be fully trusted upon। ये मैंने आपके सामने एक बड़ा अच्छा जो है growth curve लगाई है, ये उन्हीं की presentation से मिली थी। तो जरा आप इसको देख के मुझे, अब इतनी हमने बातें कर ली हैं 1 घंटे से, ऑलमोस्ट हमारे पास अभी 20 मिनट हैं, तो स्लाइड्स अब थोड़ी रह गई हमारी। तो कैन एनीवन बाकियों को पढ़ा सकते हैं जो ये कर्व है? ये जो बातें हमने की हैं वो इस कर्व में है, बस मुश्किल हो गया है। I think जो डॉक्टर पुरुषोत्तम आप नहीं बताएं, आप मुसलसल बता रही हैं, मैं बाकी पार्टिसिपेंट्स जो है इनकी शक्लें भी नजर नहीं आ रही, और आई डोंट नो कि ये मेरे साथ हैं भी ये नहीं है, मैं हवाओं में बातें कर रही हूँ। Okay. जी प्लीज, एनीवन एल्स, आई ट्रस्ट कि आप इस वक्त बैठे हुए हैं, लेकिन आई वांट अदर्स कि वो भी पार्टिसिपेट करें, ताकि एक देखें आज आप पढ़ लेंगे ना तो दोबारा कभी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना आसान है। बट थोड़ा सा हम आज तक पहुंचने के, सॉरी, ये ट्रस्ट तक पहुंचने के लेवल्स है ना, कि पहले इनएक्सपीरियंस्ड है, फिर उसकी प्रैक्टिस हुई है तो वो कॉम्पिटेंसी तक गया है, और एक्सपर्ट है कि वो अनसुपरवाइज्ड कर रहा है। तो ये जो हम कर रहे हैं उसके लेवल्स हैं, और कर्व है कि शुरू में ग्रेजुअल कर्व है, कि ग्रेजुअल राइज है। अच्छा नहीं ठीक है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। नोविस टू एक्सपर्ट का फासला है, ठीक है ना। उसमें नोविस टू एक्सपर्ट के जितने चीजें हैं, आपको पता है समटाइम नोविस भी, ऐसी बात नहीं, नोविस भी बिल्कुल वो नहीं हम कह सकते। हो सकता है हमारे नोविस हाउस जॉब में फर्क होगा, फर्स्ट ईयर में अलग होगा, PG लेवल पे अलग होगा। सो ये EPS जो है ना, वो टाइप ऑफ ट्रेनिंग पे भी डिपेंड करते हैं। अगली कर्व मैं निकालती हूँ, वो थोड़ी सी अगर आप देखें ना कि वो हम EPS डिफरेंट EPS है ना, EPA 1 2 3, अब आप देखें उसमें सारों को हमने कंबाइन किया हुआ है कि थ्रेशोल्ड EPA क्या है, और उसके बाद वो कॉम्पिटेंसी है, कब आप उस पे जाके ना जो है वो इंट्रस्ट कर सकते हैं। तो आपकी ट्रेनिंग को बीच में इसमें दिखाया गया सेकंड कर्व में। और अगर आप देखें कि जस्टिफाइड एंट्रस्टमेंट डिसीजन यहाँ पे आ रहे हैं,
और उसके बाद वो ईपीए जो है ना, वो किसी भी ट्रेनिंग का ईपीए जो है ना, ये वो हमारा जो पिछला कर्व था ये जेनेरिक था कि कॉम्पिटेंस ओवर टाइम आपने कैसे करनी है, और आपने जब एक ट्रेनिंग के लिए क्या करना है कि वो ट्रेनिंग का ग्राफ भी आप कर सकते हैं ड्रॉ, कि ये ईपीएस डिफाइंड थे, इसके अगेंस्ट कहाँ कहाँ पर वो उसके थ्रेशोल्ड अचीव होते हैं और कब जाके हैं उसके इंटरेस्टमेंट डिसीजन हम कर सकते हैं कि यस नाउ वी कैन डू। एक और ट्रेनिंग की अगर आप देख लें, उसी चीज को अगर हम नेक्स्ट ट्रेनिंग में देखें तो आप देखें तो देयर इज अ शिफ्ट। इस शिफ्ट में आपको कोई चेंज नजर आ रही है, बाकी दो ग्राफ्स में नहीं थी। जस्ट टू मतलब ये सिर्फ इजी करने के लिए आपको बता रही हूँ, ताकि हम ईपीए जो हम डिफाइन करते हैं ना, तो वो हर ट्रेनिंग के लिए हम देख लेते हैं कि हम कैसे उस पर ट्रस्ट लेवल जो है ना वो इनकलकेट कर सकते हैं कि हम हाँ जी बिल्कुल अब ये बच्चा ठीक है। लेकिन इसमें आप देखें एक नई चीज भी नजर आई है आपको इस ग्राफ में, लॉस ऑफ ट्रस्ट है ना इसमें, एक लॉस यूनिट ऑफ में लॉस ट्रस्ट ऑफ ट्रस्ट है। है। लॉस ऑफ ट्रस्ट है। लॉस ऑफ ट्रस्ट कब है? जब उसका कॉम्पिटेंस लेवल नीचे जा रहा है। नीचे जा रहा है, उसकी प्रैक्टिस, डेलिबरेट प्रोफेशनल प्रैक्टिस, वो काम नहीं ठीक कर रहा ना। ईपीए उसने अचीव तो किए हुए थे सारे लेवल्स, ठीक है, लेकिन वो उसके बाद अब देखिए थ्रेशोल्ड के बाद उसकी जो कारकर्दगी भी अगर पुअर हो जाती है ना, आपको जरूरी नहीं एक बंदे को सब कुछ आता और उसके बाद वो कंटिन्यूटी में वो करे भी, तो वो लॉस ऑफ ट्रस्ट के भी इश्यूज आ सकते हैं। हम जल्दी से अगली स्लाइड देख लेते हैं। इसमें बिल्कुल बच्चों वाली है, इसमें आप देखें कि ईपीएस एक तरफ दी हुई है, एक ट्रेनिंग के ईपीए ए बी सी डी, फिर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ठीक है, ये क्लैरिटी है आपको? ये बिल्कुल ईपीएफ बनाने की तरफ हम जा रहे हैं ना जरा, कि ईपीएफ हमने समझ तो लिए क्या होते हैं, लेकिन अब उसकी कंस्ट्रक्शन भी कोई हो सकती है ना। इसमें देखेंगे अब अगर आप देखें तो ब्लैक जो कलर है वो उसका मतलब है कि ये ऑब्जर्व कर रहा है बच्चा। एक ईपीए जब हम डेवलप कर रहे हैं तो हम पहले लेवल पे हम कहेंगे जी ऑब्जर्व द एक्टिविटी। अगले लेवल पे आप देखें कि वो ऑब्जर्व द एक्टिविटी पहले तो था तुमने कि सिर्फ देखना है, बट नेक्स्ट लेवल पे अगर आप देखें जिस वक्त जो कलर इंडिकेशन है कि एक्टिंग विद डायरेक्ट सुपरविजन, ये आप देखें एक्टिंग विद डायरेक्ट सुपरविजन है। तीसरे नंबर पे एक्टिंग विद सुपरविजन अवेलेबल विद इन मिनट्स, के अगर वो कर रहा है जो काम उसको सुपरवाइजर साथ ही है कहीं, मतलब फौरन आप उसको हैंडल कर सकते हैं उस बच्चे की अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है। Fourth number is a much mature, which is acting unsupervised but under clinical oversight. And finally, जो मैंने पहले बात की थी कि वो आप ड्राइवर बन गए और अब आप लोगों को सिखा सकते हैं, दैट इज लेवल 5। तो अगर आप इस लेवल 5 और इसकी सारा देखें तो ईपीए ए में आप जो भी ईपीए था, से फॉर एग्जांपल पासिंग द कैनुला था, या नॉट कैनुला पासिंग तो खैर एक इजी सा ईपीए, कोई आप और ईपीए भी अपने स्पेशलिटी के हिसाब से इस वक्त जहन में लेके आए, तो आप देखिए जो लेवल 4 है वो आ रहा है पीजी ईयर 4 में, पीजी ईयर 3 में आ रहा है, ठीक है। जो ईपीए बी था हमारा, कोई भी एक्टिविटी और थी, वो आप देखें कि उसका जो आपका आ रहा है ना एक्टिंग अनसुपरवाइज्ड, दैट इज एट पीजी ईयर 4। हो सकता है अगर हम गायनी के लोगों की बात कर लें, अगर ईपीए बी हम गायनी का करें तो 4th ईयर में इफ आई रिकॉल, हमारे जब हम हाउस जॉब कर रहे थे आज से 20 साल पहले की बात है, उस वक्त जो हिस्टेरेक्टमी थी अगर हम उसका ईपीए डेवलप करें तो वो ईयर 4 को ही अलाउड होती थी कि ये अगर रात को इमरजेंसी आ जाती है तो ईयर 4 का जो है वो स्टूडेंट कर सकता है। लेकिन आप देखिए ना उसका ईपीए की जो अनसुपरवाइज्ड है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ईयर 4 में हम स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करते हैं, ईपीए ए के लिए हम ईयर 3 में करते हैं, ईपीए सी हो सकता है एनवीडी पे चला जाए तो वो हम ईयर 2 में भी कर सकते हैं, ईपीए डी अगेन वो ईयर 2 के पहले हाफ में कर सकते हैं। तो ये ईपीएस जो है ये बनाना और उसकी ग्रेडेड कि कितनी सुपरविजन चाहिए आपको फ्रॉम ऑब्जर्विंग एट लेवल 1 टू प्रोवाइडिंग सुपरविजन टू जूनियर, से हम इसको निकाल देते हैं एट द मोमेंट, बट अनसुपरवाइज्ड काम करना लेवल 4 जिसपे आप इसको इंटरेस्टेबल कर देते हैं लेवल 4 में, वो हर ईपीए का फर्क है। किसी एपीए में लेवल 1 पे आप उसको ईयर 1 में आप उसको अनसुपरवाइज्ड कंसीडर कर सकते हैं, किसी ईपीए में आप 4th ईयर में जाके कर सकते हैं। अगर हम इसको कोई भी ट्रेनिंग करते हैं ना पोस्ट ग्रेड, किसी पे आप उसको ईयर 3 में कर लेते हैं। सो दिस इज हाउ ईपीएस आर डिजाइन्ड। ईपीए ये नहीं है कि कब आना चाहिए, उसका एक टाइम फ्रेम भी है साथ साथ। अब 5 साल तक क्या किसी को आप ये बताते रहेंगे कि तुमने कैनुला कैसे पास करना है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। सो हर वो डेफिनेशन की तरफ मैं वापस जाती हूँ, इट्स अ यूनिट,
यूनिट का मतलब है कि कोई भी स्किल है वो एक यूनिट है, और उसको स्किल को लेके कैसे चलना है कि वो लेवल 4 ऑफ उस पे चला जाए कि एक्टिंग अनसुपरवाइज्ड है। वो स्किल डेवलपमेंट का एक टाइम फ्रेम है। सारी जिंदगी किसी वार्ड में गुजारने से इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पे कहें कि जी ये इंटरेस्टेबल 10वें साल में हो जाए। नो, उसका टाइम होगा, आप बताएंगे कि इसको इस साल में काम करना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई एनी प्रॉब्लम और एनी कंफ्यूजन, क्योंकि हम ईपीए कंस्ट्रक्ट की तरफ इस वक्त जा रहे हैं। आई कैन सी डॉक्टर सलमान नाउ। डॉक्टर सलमान, आपको कुछ समझ आया? डॉक्टर सलमान ने वीडियो दिया आपको। जी डॉक्टर सलमान, आपको समझ आया कुछ? आप अपना अनम्यूट कर दे प्लीज। थैंक यू। जी मैम, नेट स्लो हो जाता है इसलिए ऑफ किया होता कैमरा। ठीक है जी डॉक्टर कुर्तलैन, आप उस पर मैंने आपको चुप करा दिया। अब आप बताएं कि ये एक ना बड़ी अच्छी स्लाइड है, ये जरा समझ लें, क्योंकि ये समझ लिया तो फिर ईपीए बनाने भी आ जाएंगे आप। मैडम इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ। जी प्लीज। ये टेक्निकली अगर आप ये देखें ना कि ये डायरेक्टली परफॉर्म प्रोसीजर या एक्टिविटीज है जो इंटरेस्टेबल बनाती है, और उसकी ये टाइमलाइन है एक स्पेसिफिक ईयर ऑफ क्वालिफिकेशन के साथ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है मैडम, ये बिल्कुल वैसा चार्ट उसी तरह जिस तरह सीपीएसटी का नहीं आता, एक इंटरमीडिएट मॉड्यूल के लिए कौन सी चीजें होनी चाहिए 1 ऐसे 2 ही। 3 4, लेकिन उस पे लिखा होता है कॉम्पिटेंसी, लेकिन वो कॉम्पिटेंसी नहीं है, वो ईपीएस है अगर आप इसको देखें। मुझे उसका इल्म नहीं है, क्योंकि मैं सीपीएसपी में ऑब्वियसली डेफिनेटली कॉलेज ने सीपीएसपी का भी बहुत इसी तरह ही होता है। ये डॉक्टर साहबा ठीक कह रही हैं कि उनकी कॉम्पिटेंसीज लिखी होती है, आगे हमने नंबर ऑफ केसेस भी लिखे होते हैं, आइडेंटिफाई किए होते हैं, और लेवल भी आइडेंटिफाई किए होते हैं, और मैं उनकी वो कही ट्रेनिंग ना कि दैट इज बिल्कुल कि वो लॉग बुक भी कुछ लोग कह देते हैं उसको, जी लॉग बुक है हमारी, वो अलग बात है। बट हमने बड़ी, अगर ये हुआ हुआ है, आई रिमेम्बर हमारे माइक्रो का भी एफसीपीएस का मैं जब पढ़ रही थी करिकुलम, तो मैं उसमें देख रही थी कि क्या क्या प्रोसीजर्स हैं जो आपको आते हैं। अगर आपने फंगल स्पेसिमेंस लेने हैं तो क्या करते हैं, हाइविजन स्वैब लेना है तो उसके क्या, मतलब हर एक स्पेशलिटी का डेफिनेटली होता है उसके अंदर। तो ईपीएस आपको ये गाइड करते हैं कि ईपीए एक तो जैसे डॉक्टर दानिश ने कहा कि विद एक टाइम फ्रेम है उसके अंदर, वो सारी जिंदगी नहीं ईपीएस हो सकते, उसमें एक टाइम फ्रेम है कि आपकी ट्रेनिंग पीरियड में, ये अब इस वक्त अगर मैं कहूँ तो मैं पोस्ट ग्रेड को देख रही हूँ, ठीक है, यही ईपीए आप अंडर ग्रेड में भी कर सकती है कि ईयर 1 के बच्चे को क्या आना चाहिए, ईयर 2 के जब हम नया करिकुलम्स आ रहे हैं, जो नई शिफ्ट आ रही है वो यही आ रही है ना कि डे 1 से बच्चे को क्लिनिकल प्रैक्टिस में हल्का फुल्का इंट्रोड्यूस कराएं, ताकि जब वो 5 साल निकले तो उसको कुछ तो उसके पास ईपीएस हो। ये तो नहीं कि बिल्कुल ही आप उसको निकाल दे और वो जब बेचारा जब हाउस जॉब में जाए तो पहले दिन उसको बस लेके ब्लड प्रेशर कैसे लेते हैं। सो ईपीएस आर टाइम, आपने टाइम में देने हैं, और हर ईपीए अपने आप में एक यूनिट है, और जब वो अनसुपरवाइज्ड का लेवल आ जाए तो ही हम उसको कहेंगे कि ये ईपीए जो है ना वो अब अचीव हो चुका है। एंड देन फाइनली यू नो व्हेन वी बिकम टीचर्स, अब आप अपने रेजिडेंट पे, आप जैसे इफ आई रिकॉल द हमारी हाउस जॉब इन ऑब्स्टेट्रिक्स, तो उसमें हमें जो नॉर्मल डिलीवरीज थी वो हमारी ईयर 4 के कराया करती थी, रेजिडेंट्स ईयर 3 की कराया करती थी। तो मे बी उस वक्त जो उनका ईपीए से फॉर एग्जांपल ईपीएस सी है वो पीजी लेवल 2 पे अटेन होता हो। तो ईपीए जो है वो इटसेल्फ इट्स लिमिटेड एंड इट इज डायरेक्टली लिंक टू ट्रेनिंग का कौन सा टाइम है, दे आर लिंक टू। अच्छा, अब ये दो थोड़ी सी ना मुझे मुश्किल तो नहीं है, लेकिन चले मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देती हूँ। ये ईपीए के ना पार्ट्स होते हैं, ये जो हमारी स्लाइड है ना, इसमें पार्ट्स हैं कि हम जब भी ईपीए बनाते हैं ना उसका एक टाइटल बनाते हैं, फिर हम बताते हैं कि स्पेसिफिकेशंस क्या है उसकी ईपीए की, और उसमें लिमिटेशंस अगर हैं तो वो बता देते हैं। फिर अगर वो ईपीए अचीव नहीं हुआ तो फेलियर क्या हो सकता है उसके अंदर, उसकी एक डॉक्टर की क्या कॉम्पिटेंसीज हैं उस ईपीए को अचीव करने के लिए, उस कॉम्पिटेंसी के लिए बैकग्राउंड। ये आप ना एक बेशक ये जो है ना इंटरनेट से ही मैंने प्रोफेसर ओले चैन की ही पावर पॉइंट ली हुई है, ये मेरी जाती पावर पॉइंट नहीं है, मैंने पहले भी बताया था। तो ये लेकिन बिकॉज आई एम हेयर टू एक्सप्लेन व्हाट जो है व्हाट इज गिवन इन ईपीए, तो ये तमाम चीजें आप कहीं से भी डाउनलोड कर लें, नहीं हुआ तो मैं शेयर कर दूंगी, उसमें कोई इशू नहीं है। तो ये तमाम जो स्टेप्स है ना 8 जो ईपीए डिस्क्रिप्शन के, ये गिवन है। तो अगर हम इन 8 चीजों को देख लें तो इसमें आप देख लें जो हमने बात की थी ना कि टाइटल होगा, उसकी स्पेसिफिकेशंस होंगी, उसमें प्रॉब्लम्स क्या है अगर फेलियर हो जाए, उससे रेलेवेंट कॉम्पिटेंसीज एंड नॉलेज स्किल्स एटीट्यूड्स क्या हो सकते हैं, व्हाट आर द इंफॉर्मेशन सोर्सेज टू असेस द प्रोग्रेस ऑफ सब स्टूडेंट, फिर उसमें एंट्रस्टमेंट लेवल कब आएगा, एंड फाइनली टाइम पीरियड।
ये चीज जो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली टाइम पीरियड है ना 8वां, ये तुम्हारे फॉलो ही नहीं होता है। वंस यू आर डॉक्टर यू आर अ डॉक्टर। हमारे यहाँ कोई किसी भी सिस्टम ही नहीं है हमारे यहाँ कि आप 20 साल बाद ही प्रैक्टिस करने चले जाएंगे तो आपको अलाउड है। ठीक है, आप अपनी रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने के लिए हमारे यहाँ कोई टाइम ऑफ एक्सपायरेशन नहीं। तो ये हम एड्रेस नहीं करेंगे हार, बट इट्स अ पार्ट ऑफ ईपीए। ये देख लें आप इसको, अगर हम जल्दी से ये देख लें तो आप इसमें देखें कि ये एक ईपीए है, बड़ा आसान सा, ये एक जीपी शिप के लेवल का है कि चेकअप ऑफ स्टेबल एडल्ट पेशेंट कैसे करना है। इसके बाद हम थोड़ा मुश्किल पे भी आ जाएंगे। तो स्पेसिफिकेशंस क्या हैं? बड़ी सिंपल है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का अगर आपने स्टेबल एडल्ट पेशेंट है तो उसमें आपने उसके वाइटल्स देखने हैं, ठीक है जी, ऑक्सीजन सैचुरेशंस देखने जाता है ये तो, फिर ये तमाम चीजें पेशेंट को एक्सप्लेन करनी है, और जो केयर गिवर्स हैं उनको रिजल्ट्स भी ओरली या रिटर्न दे सकते हैं। इसमें लिमिटेशंस क्या है कि ये सिर्फ ये जो ईपीए बनाया है ना, ये जो भी शेयर किया है बड़ा अच्छा ईपीए है, तो ये सिर्फ हमने स्टेबल पेशेंट्स के लिए यूज करना है। फिर उसमें फेलियर क्या है कि अगर डेटा मिस हो जाए, ठीक है, आपका बड़ा बेसिक डेटा है, आपको पता ही नहीं था कि उस वक्त स्टूडेंट, हालांकि है बड़ा आसान सा, लेकिन पल्स बीपी का डाटा या वो ब्रीदिंग उसकी कितनी पर मिनट थी, टेम्परेचर क्या था, ये रिकॉर्ड में अगर आपका मिसिंग डाटा हो या कंफ्यूजिंग हो, या ये पेशेंट को अगर कोई बात पता चल जाती, हो सकता है कि इन तमाम चीजों से कोई रिस्क अगर नहीं होता, अगर आप ये नहीं करते बेसिक चीजें, तो ये रिस्क तो है कि डाटा मिसिंग हो जाएगा उसमें से। फिर एक डॉक्टर की कॉम्पिटेंसी डोमेन्स क्या है, ये हम 1000 दफा डिस्कस कर चुके हैं, वो वही है कम्युनिकेटर, एक्सपर्ट, कोलैबोरेटर, फला फला फला। और उसी से रेलिवेंट अगर आप स्किल्स देखें तो इसमें आप देखें कि सेकेंड ईयर के मेडिकल स्टूडेंट जो है वो भी ये काम कर सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है, ठीक है जी। और उसको बेसिक एनाटमी बच्चे को आनी चाहिए और एबनॉर्मल वैल्यूज पता हो। ये सबसे सिंपल ईपी है ना, वो एक रूटीन की चेकअप का बनता है, ठीक है। इसमें आपने असेसमेंट का क्या इसमें प्रोसीजर होगा, इसी पे कि शॉर्ट प्रैक्टिस ऑब्जर्वेशन, आप बच्चे को बार बार प्रैक्टिस दिखाएंगे कि वो कैसे डिवाइस को हैंडल कैसे करता है, ब्रीदिंग नोट कैसे करता है। छोटा सा ईपी है ना, सबसे सिंपल ईपी है। और उसके बाद उसमें लेवल 3A मींस हम हो सकते हैं कि हम जो थर्ड ईयर की ट्रेनिंग को अगर हम कह देते हैं, तो उसमें हम अगर हम इसको कर लें तो इनडायरेक्ट सुपरविजन उसकी लेवल 3A पे आ सकती है, ठीक है। एंड फाइनली क्या है जी, अगर कोई बंदा 1 साल तक प्रैक्टिस ही नहीं करता कि वाइटल्स कैसे लेने हैं, तो फिर उसको एक्सपायर होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था, हम सब कर रहे हैं, हम सब तो शायद कर ही रहे हैं, लेकिन क्या हम पॉइंट नंबर 8 कर रहे हैं? हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे। हम एक कॉम्पिटेंसी को कहते हैं ताहियात है, एक दफा सीख लिया तो ताहियात सीख लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। हम में से बहुत हाउस वाइफ के बाद घर में बैठ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उसको लाइसेंसिंग टू प्रैक्टिस हम दे सकते हैं उसको, कि आप गायनी ऑप्स को और पीड्स को कर सकते हैं, जो कि हमारी रजिस्ट्रेशन रिन्यू हो जाती है, जस्ट हम पैसे भिजवाते हैं और रजिस्ट्रेशन रिन्यू हो जाती है। हमारे यहाँ एक्सपायरेशन का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ईपीए में इसके जो कॉम्पोनेंट्स हैं वो फुलफिल करने होते हैं। ये नहीं कि वंस यू आर कॉम्पिटेंट यू आर कॉम्पिटेंट फॉर लाइफ, ठीक है। ये सबसे आसान ईपीए था। हम थोड़ा मुश्किल ईपीए भी 1 मिनट के लिए देख लेते हैं, टाइम अब थोड़ा है। आई वुड रिक्वेस्ट कि मुझे 5-6 मिनट एक्स्ट्रा दे ताकि मैं मुकम्मल कंप्लीट कर लूं। इसमें कोई कंफ्यूजन है ताकि हम अगला ईपीए लगा दे, थोड़ा सा मुश्किल ईपीए लगा देते। नो मैम, नहीं मैडम ठीक है। आसान ईपीए ना कि बनाना कैसे है, उसके 7 कंपोनेंट्स हैं। अच्छा ये अब एक 7 कंपोनेंट्स ना थोड़ा सा हम अगर मेरे पास दूसरी स्लाइड हो, अच्छा थोड़ा सा ही मुश्किल है ये। हम हमारे ऑर्थो वाले डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर फराज थे ऑर्थो वाले, हमारे एक ऑर्थो वाले डॉक्टर साहब थे, जरा मैं उनको इस वक्त याद कर रही हूँ, अगर वो आ जाए। डॉक्टर फराज जी, मैंने नोट किया हुआ नाम उनका यहाँ। डॉक्टर फराज अपना कैमरा ऑन कर लेंगे जरा। डॉक्टर फराज जो है ना, मुझे लगता है कि 1 बजे की लंच ब्रेक पे चले। डॉक्टर अक्सा आप हैं मेरे साथ इस वक्त? यस मैम। डॉक्टर अक्सा, डॉक्टर फराज इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। ये जो ईपीए, ये इमरजेंसी मल्टीपल ट्रॉमा पेशेंट है, तो इसमें ऑर्थो वालों का तो बहुत लिंक आता है। आई वांट हिम टू बी हियर। एनीवन एल्स हु कैन एक्सप्लेन दिस? ट्रॉमा में हम को सर्जरी वाला अगर हमारे पास हो तो वो देख ले इसको, रेडियो वाले चलें, कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। एनीवन एल्स? मैम इसमें सर, इसमें मैम ये एक पेशेंट को लिया हुआ है, तो फर्स्ट स्टेप में तो टाइटल जो है वो है रिससिटेशन ऑफ मल्टीपल ट्रॉमा पेशेंट। जबरदस्त। इसके बाद सेकंड स्टेप आ जाता है, जिसमें आपने वो स्पेसिफाई करना है कि कौन सा एज ग्रुप है, इमरजेंसी रूम में है क्या,
कौन will who will be the member of the team, जी बिल्कुल how will you assess the patient severity, अप्रोच को प्लान करना है। ठीक है। इसके बाद थर्ड में हमारा रिस्क आता है। रिस्क आप बताएं, रिस्क को जरा एक्सप्लेन करें ना, क्या है इसमें। नंबर 3 पे रिस्क आता है, रिस्क ऑफ फेलियर, अगर आप ना कर पाए तो क्या होगा। यस, तो मैम ये तो रिस्क डिपेंड ऑन द सिवियरिटी ऑफ द ट्रॉमा है। इफ हेड इंजरी इट कैन कॉज डेथ, if it is some fracture it may be infected, or it may be further aggravate, there may be excessive bleeding for that. So it can be from minor risk to the death. So there can be a vast range of the repercussions. और 4 5 हमारे सिंपल हैं, वही 4 में वही कॉम्पिटेंसीज हैं जो हर एक के पास होना चाहिए। और ये 5th हमारा था कि उसमें नॉलेज स्किल एटीट्यूड क्या होना चाहिए, कि आप देखें ना कि उसको नॉलेज होना चाहिए कि ट्रॉमा डायग्नोज कैसे करना है, प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है, उसमें एयरवे मैनेजमेंट क्या है, आईवी इंट्राओरल एक्सेस कैसे करते हैं, हेमरेज को कैसे करना है, ट्रांसफ्यूजन कैसे। सुनो, ऑल दीज थिंग्स आपने जब आप ईपीए को कहे ना आपको कि बना के लेके आना है, तो इसमें आपने 7 स्टेप्स देखने हैं। कि 4 नंबर पे तो कॉमन है सारों का, वो ऑलमोस्ट, दैट इज डोमेन्स क्या है। बट वो डोमेन अब जब आप कहते हैं ना कि इस डोमेन को हमने नॉलेज स्किल में लेके आना है, तो वो नंबर 5 पे आप देखेंगे हर स्पेशलिटी का नॉलेज स्किल फर्क होएगा, हर स्पेशलिटी में उसका एटीट्यूड फर्क होगा। फिर 6 नंबर पे अगर मैं आपके साथ चलूं कि इसमें आप देख रहे हैं कि उसमें आपको जो जितने भी ट्रॉमा पेशेंट्स हैं उनके एयरवे, उनके आईवी लाइन मेंटेन करने, थोड़ा कॉस्टमी करना, या ट्रॉमा स्टेबिलिटी अचीवमेंट, ये जो 6 नंबर पे था, ये बेसिकली यही था कि आपने इसको अगर हम ये ईपीए बनाते हैं तो इसको आपने असेस कैसे करना है। ये मैं बार बार अपनी बुक की तरफ से देख रही हूँ कि मैंने अलग से ये सारे लिखे थे कि बार बार हमें इस स्लाइड पे ना जाना है। 6 नंबर पे कि इंफॉर्मेशन सोर्सेज, आप उसको असेस कैसे कर सकते हैं कि पेशेंट ट्रॉमेटाइज्ड है, तो अगर आपके अपने ट्रेनिंग को असेस करना है तो उसकी प्रोग्रेस कैसे असेस करेंगे और उसकी सबमिटिव असेसमेंट कैसे चेक करेंगे। ठीक है। और इसमें नेक्स्ट है जी कि आपने विच स्टेज ऑफ ट्रेनिंग पे आप सुपरविजन को इंटरेस्ट करते हैं, दैट इज लेवल 4 PG4। ये एनेस्थीसियोलॉजी में अगर हम देख लें, वैसे ट्रॉमा है, एनेस्थीसिया बाहर के मुल्कों में एनेस्थीसिया वाले डील करते हैं, हमारे यहाँ नॉर्मली ये सारी चीजें जो है वो सर्जरी वाले भी कर रहे होते हैं, ऑर्थो वाले भी कर रहे होते हैं, सारे ही कर रहे होते हैं। तो ये लेवल 4 है, मींस ये कि अनसुपरवाइज्ड जो ये प्रैक्टिस है ये आप ईयर 1 की ट्रेनिंग को नहीं दे सकते। और अगर ये तमाम काम 6 मंथ्स तक कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा, मैं बार बार ये बात कर रही हूँ कि ईपीएस में आपने 8 नंबर पे अगर आप देखें कि कब आपने उसको टाइम टू एक्सपायर इफ नेवर प्रैक्टिस, अगर उसने 6 महीने तक ये काम नहीं किया तो फिर उसको ये काम करने की ईपीए आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। एज सिंपल एज 1+1 कि आप उसको ट्रस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। इसमें हम नेक्स्ट स्लाइड को 1 मिनट के स्किप करते हैं। आई वांट के आपको इम्पोर्टेंट स्लाइड्स है। डॉक्टर फराज इज हियर। डॉक्टर फराज, अब आप बाकियों को बाद में समझाइएगा, मैं जरा ये देखिए, ये ईपीए के मैं स्टेप्स आपको बताती हूँ कि पहले नंबर पे आप देखिए, जैसे हमने कहा था कि ऑब्जर्वेशन ही होगी। ठीक है। पहले नंबर पे ऑब्जर्वेशन है कि आपका ट्रेनी देख रहा है कि हमारा जो उस्ताद है वो कर रहा है। नेक्स्ट में आप डायरेक्ट उसके साथ सुपरविजन के अंडर काम कर रहे हैं। ये आप देखें कि हर जो ट्रेनी है उसने कुछ ना कुछ हाथ में पकड़ा हुआ है। तीसरे नंबर पे क्या होता है कि आप इनडायरेक्ट है, यू आर डूइंग इट बट यू आर सुपरवाइजिंग विद इन मिनट्स। आपका सुपरवाइजर आसपास ही है, वो कह रहा है कि अच्छा आप कर रहे हैं, तो यू नो इट्स इनडायरेक्ट बट इट्स रिएक्टिव एंड इट इज अवेलेबल विद इन मिनट्स, जो लेवल ऑफ सुपरविजन है। 4th नंबर पे क्या है कि आप डिस्टेंट सुपरविजन कर सकते हैं, बट this learner is independently performing those activities, those EPAs। and finally क्या होता है कि जो नंबर 5 है, जो कि इंटरेस्टेबल होने के बाद का लेवल है कि आप अपने जूनियर्स के भी सुपरवाइजर बन सकते हैं। इसमें आप देखेंगे इस किस्म का एक हम कर सकते हैं, अपने ट्रेनी जितने भी लोगों को हमने EPS की ट्रेनिंग अवार्ड करना है, तो इस किस्म का एक हम उनके लिए सर्टिफिकेट कर सकते हैं कि टाइटल ऑफ सीपीए क्या था, लिमिटेशंस, वही तमाम चीजें हमने पहले डिस्कस की हैं। देन व्हाट इज द ट्रस्ट कॉन्सेप्ट, हम सुबह से ट्रस्ट की बात कर रहे हैं कि ट्रस्ट का मतलब ये है कि जब आप ट्रस्ट किसी को करते हैं तो आप वल्नरेबल भी होते हैं। सो
आप पे ट्रस्ट किया जा रहा है, तो एट द सेम टाइम आपका ट्रस्ट आपने ब्रेक नहीं करना, सो यू आर ऑलवेज वल्नरेबल। और हमें जो कैलकुलेटेड रिस्क दैट एडवर्स इवेंट्स आर एक्सेप्टेबल, बिल्कुल हो सकता है। आप जो भी प्रोसीजर करना चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको अंदाजा होता है कि कोई एडवर्स रिस्क हो सकते हैं। ये तमाम चीजें जो है ना EPA बेस्ड असेसमेंट का पार्ट है। जो ग्रेजुएट्स है उसमें जो एक्टिविटीज हैं, सुपरवाइजर हैव नॉट बीन एबल टू ऑब्जर्व एंड लर्नर्स में हैव नेवर एनकाउंटर्ड, इसमें क्लैरिफाई जो है ना वो ग्रेजुएट्स को आप सर्टिफाई करेंगे कि आप किस लेवल पे हैं। एंड entrustment decisions require estimation of adaptive competence to cope with unfamiliar situations। बिल्कुल ठीक है कि समटाइम्स कोई अनफेमिलियर सिचुएशन आ जाती है, तो उसमें आपने भी अडेप्टिव कॉम्पिटेंस उस पर्टिकुलर EPA के लिए स्टूडेंट का मेजर करना है कि हम तमाम EPAs को तो नहीं सिखा सकते ना अपने ट्रेनिंग को। सो अडेप्टिव कॉम्पिटेंस लेवल भी आप उसमें EPA बेस्ड असेसमेंट में कर सकते हैं। मिलर पायरामिड की बात जैसे डॉक्टर दानिश ने कहा था कि हमारा वर्क प्लेस का बेसिकली इट्स अबाउट वर्क प्लेस, तो मिलर पायरामिड असेसमेंट का एक वो है पायरामिड जिसमें आप shows how is your competency, कि आप कंट्रोल एनवायरनमेंट में जब बता रहे होते हैं कि मैं BP पल्स ले रहा हूँ, मैं जो पेशेंट की कंसेंट ले रहा हूँ, that is shows how it does is what actually you do in your workplace। और उसी के जो साथ लिंक्ड है what actually you do is how you are trusted to deal with new practice, unfamiliar challenges and new knowledges। जब आप ट्रस्ट के लेवल पे आते हैं तो ये मिलर पायरामिड के आप चारों लेवल्स को क्रॉस कर चुके होते हैं, कॉम्पिटेंसी भी अचीव कर चुके होते हैं, आप परफॉर्म भी कर रहे होते हैं। बट परफॉर्मेंस के बाद जो नेक्स्ट लेवल that does is actually performance and shows how is actually competence। तो हम तो कॉम्पिटेंस बेस्ड अपने ग्रेजुएट को करते हैं, बट अगर आपने इंट्रस्टेबल किसी को बनाना है तो आपको ये चारों लेवल्स क्रॉस करके फाइनली यू कैन बी ट्रस्टेड अपॉन कि आप वो अनसुपरवाइज काम कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट स्लाइड इज के आपकी ट्रस्ट रिक्वायर्स स्किल, but more is it's about knowledge of anatomy, physio and pathology, it's about skill, it's about your diagnostic judgment, patient skill management and communication जो है। अब आपको क्या होगा, वही बात जो हमारा 7 स्टार डॉक्टर था जिसको हमने पहले भी पढ़ा था कि वो कम्युनिकेटर भी, कोलैबोरेटर, एक्सपर्ट, मेडिकल एडवाइजर, सारा कुछ होगा। ये तमाम चीजें जब मिल जाती हैं तभी आप जो है वो ट्रस्ट गेन कर सकते हैं अपने पेशेंट का। ठीक है, उसके बाद जनरल क्वालिटीज जो हमें अपने स्टूडेंट में जब हम EPA बनाते हैं तो उस EPA को हमने एग्जामिन भी करना है, तो हम उसकी ये तमाम चीजें उसकी कैपेबिलिटीज में उसकी बेसिक्स आ जाती हैं। इंटेग्रिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कितना वो पेशेंट सेंटर्ड है, कितना सिंसियर है, उसकी इंटेंशंस क्या अपने पेशेंट्स की। गलतियां तो किसी से भी हो सकती हैं बट इंटेंशंस क्या उसकी, दैट रियली मैटर्स। रिलायबिलिटी आप कितना कर सकते हैं कि जो काम अपने उसको सिखाया है वो आपके सामने तो ये बड़ा अच्छा कर रहा है, लेकिन क्या बाद में भी वो रिप्रोड्यूस करेगा उस काम को। जो उसके बाद उसकी जो विलिंग टू आस्क हेल्प, ह्यूमिलिटी जो है वो उसकी जनरल किस किस्म की है, क्या वो रिसेप्टिव टू फीडबैक है या नहीं। ये तमाम चीजें जो है ना एक ट्रेनी के ट्रस्ट को एनहांस करती है कि आप अपने ट्रेनी पे ट्रस्ट कर सकें। फाइनली कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंट है, प्रोएक्टिव टुवर्ड्स वर्ड है, टीम जो के साथ काम कर सकता है, और हाउ सेफ द डॉक्टर इज, कि वो सेफ्टी में क्या बिलीव कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट EPA। उसके बाद थोड़ा सा है कि लॉन्च 2005 में से मैंने कहा था कि ये इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट, तो उसमें क्या क्या डिसिप्लिन्स में 2005 में लॉन्च हुआ था और तमाम पोस्ट ग्रेड मेडिकल एजुकेशन में ये इनकलकेट हम कर चुके हैं, नॉट हियर बट इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, EPS पे बहुत डिस्कशन है, इट्स अ टॉक ऑफ टाउन। और उसके बाद कुछ जगहों में जो है इंक्लूड EPA इन हेल्थ लेजिस्लेशन में भी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में पता नहीं कब होगा, बट इन सम कंट्रीज ये इन द पार्ट ऑफ देयर लॉ। इसको रैप अप करते हैं। इसमें मैंने कुछ स्लाइडें इसलिए मिस की हैं कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। सो इट इज अ कॉम्पिटेंस पे, इट्स अ मूवमेंट टू स्टे। ये CBME से नेक्स्ट एक मूवमेंट है। इसमें एंट्रस्टमेंट ऑफ द ट्रेनीज is dependent कि कितनी responsibilities उनके साथ हैं। Entrustment is directly linked to the responsibility and it is a core mission of education। तो assessment in the workplace is critical। जैसे डॉक्टर दानिश ने कहा था workplace की बात है, but it's difficult, but it has to be there in the workplace। और entrustment supervision scales align with the reliabilities of the everyday healthcare, improve reliability। and EPAs are finally they are a common language in health profession now। and eventually जो है ना CBME को ही
जो है एक पोर्टफोलियो जब बनाएंगे तो CBME को हम ट्रांसलेट कर देंगे इनटू EPA। सो CBME व्हेन इट बिकम्स इनकलकेटेड, वो एक पजल की तरह, जिक्सा पजल जो है, जैसे वो आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं, तो इसी तरह कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन अल्टीमेटली लीड्स टू EPA, which is that you trust your doctor for the professional activities. ठीक है, there are few references. Yes, Professor Olin 10K की ही पावर पॉइंट से है, तो एज सच ही मैंने इसको यहाँ इंट्रोड्यूस किया हुआ है। एनी क्वेश्चन? थैंक यू सो मच। मैंने 5-6 मिनट आपके ऊपर ले लिए। जी 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 प्लीज। मैडम मैंने ये पूछना था, ये जो वर्क प्लेस बेस्ड असेसमेंट है उसमें डॉप्स है, मिनी CX है, तो EPA मतलब उन्हीं में से एक है या आगे से उनको असेस करने उनके? मैडम थोड़ा सा ना देखिए, ये जो वर्क प्लेस बेस्ड असेसमेंट है ना, एक तो ये वर्क प्लेस बेस्ड असेसमेंट कभी भी हम नॉर्मली अपने PG ट्रेनिंग की तो नहीं कर रहे होते हैं ना, दैट इज यू व्हाट यू डू एक्चुअली। ठीक है, वो नॉर्मली हमारे यहाँ वर्क प्लेस बेस्ड असेसमेंट के तो बहुत सारे टूल्स हैं कि आपने हर एक से ही पूछना है ना कि ये कैसा काम कर रहा है। फ्रॉम आप अपने उसके जूनियर से पूछेंगे, उसके सीनियर से पूछेंगे। उसमें जो वर्क प्लेस बेस्ड असेसमेंट है उसमें यही है ना कि उसमें एलिमेंट ऑफ बायस भी आप कर सकते हैं, उसको असेसमेंट का कोई फाइनल। लेकिन EPA का मतलब पता है क्या है कि आपने उसके तमाम जो 7 उसके कंपोनेंट्स हैं जो मैंने पहले भी किए थे, कि इस डिजाइन के हिसाब से आपने उसको ट्रेन किया है कि नहीं किया। वर्क प्लेस बेसिस असेसमेंट में वो क्या किया जा रहा है उसकी कोई लिमिट तो नहीं है। ये देखें मैडम, ये देखें, इसमें ये तमाम चीजें एड्रेस, वर्क प्लेस बेसिस असेसमेंट में ये तमाम चीजें हम एड्रेस फॉर्मली नहीं करते ना उसके अंदर। वर्क प्लेस बेसिस असेसमेंट पे होता EPA ही को हमने वर्क प्लेस में लेके आना है ना। जब आप काम कर रहे हैं तो क्या आप तमाम चीजों को देख के काम कर रहे हैं? वो अच्छा वो क्या कर रहे हैं वो वर्क प्लेस में, तो ये हम सिर्फ बता सकते हैं ना कि उसकी वर्क प्लेस से क्या हालात है। बट EPA का हमें सिखाता ये है कि हमने वर्क बेस पे भी ट्रस्टेबल इंटरेस्टेड प्रोफेशन, इंटरेस्टेड डॉक्टर को देखना है। नर्स है तो इंटरेस्टेड नर्स को हम कर सकते हैं कि उस पर आप इतबार कर सकते हैं। वर्क प्लेस असेसमेंट है वो तो एक रिजल्ट आ गया ना, देन व्हाट वी वांट EPA। हम EPA चाहते हैं जिसमें हमने पॉइंट नंबर 8 को एड्रेस करना है। जी मैं एक चीज ऐड कर, तो वर्क बेस्ड असेसमेंट जो है वो ओपन एंड है और EPA से जरा सा थोड़ा सा क्लोज एंड विद बाउंडेड बाउंड्रीज है। तो आप इसमें भी आपने कैलकुलेटेड रिस्क तो देखने होते हैं ना, तो कैलकुलेटेड समटाइम्स रिस्क तो मे बी कैलकुलेटेड रिस्क तो होते हैं इसमें भी है उसमें भी है, लेकिन इसमें उसमें ये है कि मोर ओपन सिनेरियो होता है वर्क बेस्ड में, जबकि ये क्लोज है क्योंकि आपके पास टाइम बाउंड है, आपने कॉम्पिटेंसीज वगैरह देखनी है। अगर मिनी स्टेक्स वहां पे हो रहा है तो वो सिंपल एक केस के लिए हो रहा है, ये पूरे यूनिट के लिए हो रहा है। यूनिट के लिए हो रहा है। दूसरा देखें वर्क प्लेस में अगर आप देखें 360 भी उसमें हम कॉन्सेप्ट देते हैं, इफ यू रिमेंबर 360 डिग्री वर्क प्लेस, तो 360 तो नहीं हम इसमें कर सकते ना। इसमें तो हम अपने डिफाइन कर रहे हैं कि इस यूनिट में एनेस्थीसिया का जैसे अगर है तो एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर की अगर आपने, हम कहते हैं कि जी पेशेंट मैनेजमेंट का अगर यूनिट हम उसको करें तो पेशेंट मैनेजमेंट में उससे उसकी कंसल्टेशन, उसकी बेसिक्स जो टेस्ट हैं वो उसने देखे हैं क्या है, उसको कितने बजे कैसे उसको आपने एनेस्थीसिया देना है, उससे आउट कैसे करना है, और उसकी फर्दर जो है मैनेजमेंट जो है वो कैसे करनी है। ये हर एक पेशेंट टू पेशेंट केस टू केस वेरी करेगा। तो वही बात है, इसमें हमने लिमिट कर दिया है कि ये आप करेंगे इस साल में करेंगे और ऐसे करेंगे। वर्क प्लेस पे ही करेंगे बेशक सारा कुछ, लेकिन वर्क प्लेस में आप बहुत सारी चीजें एड्रेस नहीं भी कर पाते। तो EPA इज अ मच बेटर टूल, EPA इज अ मच बेटर ट्रेनिंग स्टाइल, इट्स अ मच बेटर हमारे लिए एक चीज देता है। इसमें अगर हम ट्रेनिंग इसमें करें अंडर ग्रेड पे, पोस्ट ग्रेजुएट, देन CME कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन भी करें, तो इट्स अ मच बेटर टूल कहना चाहिए कि या टॉक ऑफ द टाउन ये है कि शायद ये पहली चीजों से बेहतर है। एंड अल्टीमेटली वही बात है ना ड्राइवर वाली बात कि आप जब आप एतबार करते हैं तभी आप उसको अनसुपरवाइज्ड गाड़ी देंगे। तो इसी तरह डॉक्टर भी पे भी आप जब एतबार करेंगे तभी आप उसके पास जाएंगे। दैट इज ऑल अबाउट EPA। इसमें कोई क्वेश्चन है? अगर नहीं है तो मैंने 5-10 मिनट ऊपर ले लिए हैं। तो any question, anything that is not clear yet? Thank you so much.